अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ऑडियो स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सहराए मोहब्बत का पार्ट 8। होप सो आप लोगों को अभी तक की स्टोरी पसंद आ रही है और आगे की भी पसंद आएगी। तो हम बगैर देर के स्टार्ट कर लेते हैं। वहाब साहब और जरिश बेगम सोने की गर्ज से अपने कमरे का रुख कर गए थे, जबकि दिलशाद और दाहिम मुलाजमा से कॉफ़ी का कह चुके थे। नौरीज़ की शादी के इंतज़ामात में वो काफ़ी थक चुके थे और दाहिम तो बेचारा कल रात का अब तक सोया ही नहीं था। इनाया और हाले भी सोफ़े पर बैठी थी। जब हाले दाहिम को अपनी तरफ से नज़रें ना हटाते देख बोली, किसी को घूरते हुए भी शर्म नहीं आ रही? हाले बोली तो दाहिम ने आह भरी और बिना शर्म व लिहाज के वहीं ठेठ ढीठ बना हवस हाले को देखता रहा। कोई लग ही इतना प्यारा रहा है। दाहिम बोला तो दिलशाद ने हाले और दाहिम की मोहब्बत भरी नोक-झोंक शुरू होते देख नफ़ी में सर हिलाया, जबकि इनाया किसी फिल्म की तरह सोफ़े के सिरे पर कोहनी टिकाए गाल के नीचे हाथ रखे इन्हें देखने लगी। जब मुलाजमा ने कॉफ़ी दिलशाद और दाहिम के सामने रखी तो दिलशाद कॉफ़ी लब से लगाता इनकी नोक-झोंक एंजॉय करने लगा। कोई मुझे नज़र लगाना चाहता है, हाले फिर दाहिम को छेड़ते हुए बोली। कोई दिलो-जान से तुम्हारा सदका उतारने के लिए, ख़ुद को लुटाने के लिए भी तैयार है, दाहिम मोहब्बत पाश लहजे में बोला, जबकि हाले दाहिम के बोलने पर शर्मा कर नज़रें नीचे झुका गई। ओह मिस्टर एंड मिसेस, कोई हम भी बैठे हैं यहाँ, शर्म ही कर लो कुछ। ये दिलशाद था जो सच में बोला, क्योंकि इसकी बेगम अब इनको इतने इश्तियाक से देख रही थी कि दिलशाद को भी फरामोश कर गई। जबकि दिलशाद की बात पर इनाया का मज़ा किरकिरा हुआ और हाले गड़बड़ाती रुख फेरती अपना सामान उठाती अपने कमरे का रुख कर गई तो दाहिम ने अपने भाई को देखा जो आईब्रो रेस करता मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो मेरा रोमांस ख़राब किया था ना, लो मज़ा अब। दाहिम ने सर झटका। इसका भाई इससे कम कहाँ था, ईंट का जवाब पत्थर से ही देता था। दाहिम ने कॉफ़ी पर अपनी तवज्जो मबजूल की, जबकि दिलशाद अपना मग रखता इनाया की तरफ कदम बढ़ा गया जो अपना सामान समेट रही थी। दिलशाद ने हाथ उठाया, जिसे मुस्कुराते इनाया थाम गई। दिलशाद इनाया के हाथ से अपने दूसरे हाथ में इसका सामान थाम गया और अपने कमरे की तरफ इनाया को लिए दाहिम को जताती नज़रों से देख कदम बढ़ा गया, जिस पर दाहिम ने के अंदाज में सर झटका। नौरेस ने अपने कमरे में कदम रखा तो नमल को दुल्हन बने बेड पर बैठे देख इसके लब मुस्कुरा गए। नौरेस दरवाज़ा बंद करता, शेरवानी उतारता साइड पर हैंग कर गया और कदम नमल की सिमत उठाता बेड पर नमल के पास बैठ गया। नमल दोनों हाथों को एक दूसरे में कैद किए मेज़मराइज सी बैठी थी। नौरेस ने नमल का घूंघट उठाया। कई लम्हे तो वो पलकें झपकाना भूल गया। इतना हसीन, इतना खूबसूरत कोई हो सकता है भला? नौरेस बस सोच ही सका। जबकि नमल ने पलकें उठा कर देखा तो काले कुर्ता पजामा में बालों को जल से सेट किए सब्ज़ आँखों में चमक लिए बेतहाशा वजाहत लिए नौरेस इसे अपने दिल में उतरता महसूस हुआ। नौरेस ने हाथ बढ़ाते नमल के दोनों हाथों को अपने हाथों में कैद किया और इन्हें अपने लबों से लगा गया। नौरेस के अमल ने नमल को पलकें झपकाने पर मजबूर कर दिया और इसके दिल ने एक बीट मिस करने के बाद तेज़ी से धड़कना शुरू कर दिया। मुझे यकीन नहीं होता मोहब्बत इतनी आसानी से भी मिल जाया करती है। मुझे तुमसे तब से मोहब्बत है जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था। मैं इस पाक ज़ात का शुक्रगुजार हूँ कि इसने तुम्हें मेरे नसीब में बिना किसी आजमाइश के लिख दिया। मैं तुमसे सच बोलता हूँ, मेरी ज़िंदगी में आने वाली तुम पहली और आखिरी लड़की हो जिसके लिए मेरा दिल इस कदर धड़का है कि नौरेस का शान यूसुफजई को तुम्हारी मोहब्बत में ढेर कर गया। नौरेस नमल के हाथों को थामे अपने दिल के मकाम पर रखता बोल रहा था और नमल इसकी आंखों में डूबी सच्चाई देखती नौरेस से नज़रें नहीं हटा रही थी। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही तुम्हारे सामने खुली किताब जैसी है। मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी पाक नमाज तहज्जुद अदा करने वाली लड़की को अल्लाह मुझ जैसे कभी कभी नमाज़ पढ़ने वाले के नसीब में लिखेगा। तुम्हें देखता हूँ तो मेरे दिल से तुम्हारा साथ जन्नत में भी साथ पाने की दुआ निकलती है। नौरेस मुस्कुराते हुए अपनी नमाज कभी कभी पढ़ने पर शर्मिंदा सा कह रहा था, लेकिन नमल के गले में कुछ ना छुपाने वाली बात पर गिल्टी बंधी और आंसुओं का एक रेला गले में ही दम तोड़ गया। वो कैसे बताती इसे अपना सच कि वो किस गंदी जगह से ताल्लुक़ रखती है। कैसे बताती इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने के लिए इसने जन्नत विला के मकीनों से झूठ बोले हैं। क्या क्या बताती वो नौरेस को जिसकी वो नमाज़ों की वो बात कर रहा है। वो नमाज़ें अदा करते इस गंदगी के लोग कैसे इस पर हंसा करते थे। क्या वो इस सब को जानने के बाद इसे अपनाए रखेगा? नहीं, इसने तो बचपन से अब तक जितने भी मर्दों की किस्में देखी और सुनी हैं सब कम ज़र्फ़ी की मिसाल लिए थी। वो अपनी सच्चाई बताकर इस पाक रिश्ते को नहीं खो सकती थी।
नमल तो अपनी सोचों और सवालों में नमल तो अपनी सोचों और सवालों में ही उलझी थी और नम आँखों से नोरेस को देखे जा रही थी। तुम भी अगर मुझे कुछ बताना चाहती हो या कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। मैं हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत सच से करना चाहता हूँ, नोरेस ने बोला। तो नमल ने सर नीचे झुकाए शर्मिंदगी से नफ़ी में सर हिलाया। वो तय कर चुकी थी कि अब वो ना तो अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचेगी, ना ही जिक्र करेगी। बस अब वो अपनी ज़िंदगी में अपने नए रिश्तों को पाकर खुश रहेगी, इस बात से अनजान कि इसकी पुरानी ज़िंदगी आने वाले वक्त में इसके सामने आ खड़ी होगी। नमल ने नमल के नफ़ी में हिलते सर को देख नोरेस मुस्कुराया। मैं तुम्हारे साथ शुक्राने के नवाफिल अदा करना चाहता हूँ, नोरेस ने नमल के हाथों को आज़ाद करते बोला और बेड से उठता अपने दाएं हाथ की हथेली नमल के सामने फैला गया और नमल तो नम आँखों से इसे गर्दन उठाए देखती रही। फिर अपना मेहंदी और चूड़ियों कंगन से सजा हाथ नोरेस को थमा गई। नोरेस नमल की मदद करता इसे ड्रेसिंग के सामने कर गया। नमल अपने दुपट्टे से पिंस हटाने लगी। जब नोरेस जो सीने पर हाथ फोल्ड किए ड्रेसिंग मिरर की साइड पर टेक लगाए मोहब्बत पाश नज़रों से नमल को देखे जा रहा था। आगे कदम लेते नमल के पीछे जा खड़ा हुआ और पेंस हटाने लगा। नमल आईने में नोरेस की छवि को देख रही थी। नोरेस नमल के दुपट्टा आज़ाद करता साइड पर रख गया और फिर नमल के गले के जेवर निकालने लगा। नोरेस की उंगलियों के लम्स को अपनी गर्दन फिर कानों और माथे पर महसूस करते नमल की पलकें झुकने लगीं। नोरेस नमल को जेवरात से आज़ाद कर चुका था। फिर नमल की झुकी पलकों को देखते मुस्कुराते हुए इसके कान में सरगोशी नुमा अंदाज में बोला, जानम अब वज़ू कर लो, नमाज अदा करने के बाद तुम्हें इन मुश्किलात से भी आज़ाद कराना है मैंने। नोरेस ज़ुमाइनी अंदाज में ज़ुमाइनी अल्फाज और लहजे में बोलता इशारा साफ नमल के लहंगे और खिनखिनाती चूड़ियों कंगन की तरफ था। नोरेस अपने होठों का एक किनारा दांतों में दबाए नमल के लाल होते चेहरे को देखने लगा। जो नज़रें नोरेस की बात पर फ़ौरन उठाए शर्म से लाल होते गालों के साथ नोरेस की शब्बी को आईने में देख रही थी। फिर अपनी धड़कनों पर काबू रखती बिना नोरेस को जवाब दिए इसकी नज़रों से बचती अपना दुपट्टा कबर्ड से लेती, जो जन्नत बेगम ने इसके सामान के साथ ही नोरेस की कबर्ड में सेट करते हुए रखवा दिया था। नमल दुपट्टा लिए वॉशरूम की तरफ रुख कर गई, जबकि पीछे नोरेस मुस्कुराता अपने जायनमाज निकालने लगा। नमल बाहर आई तो बेड पर सिर्फ एक ही जायनमाज थी। जबकि नमल के बाहर आते नोरेस वज़ू अदा करने के लिए जा चुका था। नोरेस बाहर आया तो नमल को देखते इसके लिए कबर्ड से एक चादर निकाल कर दी, जो वो खुद इसके लिए मुँह दिखाई में लाया था। वो ब्लैक कलर की शिफॉन नुमा अदवारे की चादर थी, जिसके चारों तरफ किनारों पर खूबसूरत सोने की तारों से कढ़ाई हुई थी और इसके एक कोने पर सोने का लॉकेट था जिस पर NN बना हुआ था और इनके बीच दिल भी था। डबल N का मतलब वो जान गई थी। नमल और नोरेस। नमल महवियत से इसे देखने लगी। फिर नोरेस के नमल के सर से नरमी से दुपट्टा उतारने और चादर को खोल कर इसे उठाने पर नमल इस चादर को अपने हाथों से महसूस करने लगी। बेशक नमल ने इससे पहले इतना नरम कपड़ा ना अपनी ज़िंदगी में देखा, ना इतनी खूबसूरत सोने की कढ़ाई वो पहचान सकती थी। वो कढ़ाई सोने की थी। जिस जगह से वो आई थी वहाँ तो लड़कियों पर बेशुमार सोना लुटाया जाता था, लेकिन अफसोस ना हक। नमल ने चादर से नज़रें हटाते नोरेस को देखा, जो इसे ही देख रहा था। ये बहुत खूबसूरत है नोरेस, नमल ने बोला तो नोरेस को अपना नाम नमल के मुंह से पहली दफ़ा अदा करते इसके दिल में सरशारी पैदा हुई और आगे बढ़ता नमल के माथे पर बोसा देता पीछे हुआ। इतनी खूबसूरत नहीं जितना तुम्हारे मुंह से मेरा नाम लेना है। नोरेस के मोहब्बत पाश लहजे को सुनते और इसकी हरकत पर नमल के दिल ने एक बीट मिस की। ये तुम्हारी मुँह दिखाई का तोहफ़ा है, मुझे तुम्हारे लिए यही मुनासिब लगा तो तुम्हारे लिए ये चादर बनवाई। मुझे तुमसे तुम्हारी पाकीज़गी से बेतहाशा मोहब्बत है नोरेस यूसुफ़ज़ई, नोरेस ने बोला तो नमल की आंखें नम हुईं। कितनी मान से नोरेस ने इसे इज़्ज़त से दुपट्टा उठाया था, जिसे शम्स रफ़ाकत हमेशा इससे जुदा करने की कोशिश में रहता था, और नाम कितने मान से नमल का नाम अपने नाम के साथ मिलाया था इस सालिह मर्द ने, जिस नाम को कोठे में सब नमल बरका कहते थे। नोरेस इसकी आंखों में उतरी नमी को नसमझी से देखता यही समझा कि शायद इतनी मोहब्बत पाकर वो खुशी और बेयकीनी से नम आंखें कर गई। इसका हाथ थामता कमरे के एक कोने की तरफ बढ़ा जहाँ की सिर्फ नमाज अदा की जा सकती थी, और अपने लिए नमाज का दुपट्टा बिछाते और नमल के लिए जायनमाज बिछाते अपनी बेगम की अमामत के लिए खड़ा हुआ। नमल ने जो दुपट्टा ओढ़ा था इसके लहंगे का नहीं था, वो इसकी माँ का था, जो खुद एक तवाइफ कहलाई जाती
थी, लेकिन वो नमल की पाक माँ थी जिनकी अकीदत को सर पर ढांपे वो नमाज़ पढ़ा करती थी। और नमल का मानना था इस दुपट्टे को ओढ़े ही वो इस गंदगी से निकली है। और ये सच था। नोरेस ने नमल को इस दुपट्टे में पहली दफ़ा देखा था और हमेशा जब भी नमाज़ अदा करते देखा तो इसी दुपट्टे में ही देखा। शायद इसीलिए वो इस दुपट्टे पर नमाज़ पढ़ना चाहता था कि ये नमल के लिए अकीदत रखता था। खुद गर्स में तवाइफ़ के कदम चूमने वाले लाखों शख्स थे, लेकिन मोहब्बत में तवाइफ़ के दुपट्टे पर अकीदत और एहतराम से सजदा करने वाला वाहिद मर्द नोरेस का शान यूसुफ सही हो सकता है। नमल ने नोरेस की इमामत में शुक्राने के नवाफिल अदा किए। फिर इन दोनों ने अपनी आने वाली ज़िंदगी के हर लम्हे के लिए खुशियों की दुआएं की। नोरेस ने तो बिना आजमाइश के अपनी मोहब्बत को पा लेने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, इस बात से अनजान कि इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश इसकी राह देख रही है। नोरेस और नमल ने जायनमाज़ और दुपट्टा तय करते साइड पर रखते। नोरेस नमल के लिए फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ। नोरेस ने नमल के पेट के गिर्द हिसार बनाते अपनी थोड़ी नमल के कंधे पर टिका दी। नमल नोरेस की हल्की बियर्ड की चुभन अपने कंधे पर महसूस करते कसमसाते हुए नोरेस को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। मुझे तुमसे मोहब्बत है जानम, नोरेस के ने कहा तो नमल ने इसे आईने में देखा जो नमल को ही देख रहा था। मुझे आपकी मोहब्बत पर यकीन है। नमल ने भी पलकें गिराए नोरेस की मोहब्बत पर यकीन दिलाया तो नोरेस अपनी बीवी के शर्मीले से अंदाज पर दिलो जान से कुर्बान हुआ। फिर नमल की गर्दन को अपने लबों से छू गया। नोरेस की हरकत पर नमल ने घबराते हुए नोरेस के अपने पेट पर बंधे हाथों पर गिरफ्त जमाई, जिस पर नोरेस ने नमल के हाथों को अपने हाथों में फंसाया और गर्दन ऊपर करते नमल का रुख झटके से अपने रूबरू किया। नमल पलकें झपकाए बिना नोरेस को देखने लगी, जो अपना चेहरा नमल के चेहरे के करीब करते इसके होठों पर झुकता इसे फिर पलकें झपकाने पर मजबूर कर गया। नोरेस नमल के होठों को अपने होठों में कैद करता खुद को सैराब करने लगा। नोरेस की शिद्दतों को झेलते नमल ने नोरेस के कंधे को मजबूती से थामा। खुद को सैराब करने के बाद और नमल की उखड़ती सांसों को महसूस करते नोरेस ने नमल को आज़ाद किया। वो जो लंबी सांसें लेती अपनी सांसें हमवार करने लगी। फिर नोरेस ने नमल की गर्दन पर झुकते इसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बतें निछावर करने लगा। फिर अपना हाथ नमल की पुश्त पर ले जाते नमल की लहंगे की कुर्ती की डोरी को खोलते इसे अपने सीने पर मुंह छुपाने पर मजबूर कर गया। नोरेस नमल के मुंह छुपाने पर मुस्कुराता इसे अपनी बाहों में लेते बेड की तरफ कदम बढ़ा गया। नमल को नरमी से बेड पर लेटाते रूम की लाइट ऑफ करते अपना कुर्ता उतारते दूर उछाला और फिर नमल पर झुकते। नोरेस नमल पर घटा की तरह छाया। गुजरती रात के साथ नोरेस की बढ़ती शिद्दतों को महसूस करते और नमल की चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज़ नोरेस को और दीवाना बना गई। नमल ने नोरेस के सीने पर मुंह छुपाते अपना आप नोरेस को सौंप दिया। नोरेस और नमल की मोहब्बत मुकम्मल थी। दिलशाद इनाया को लिए कमरे में आया तो इनाया ठिठक कर अपनी नींद भुलाए कमरा देखने लगी, जिसे दिलशाद ने पूरे कमरे को गुलाब के फूलों से सजाया हुआ था। बेड के अतराफ में गुलाब के दरमियाना साइज़ गुलदस्ता सजे, चारों तरफ मोती के फूलों की लड़ियाँ। रेड बेडशीट पर गुलाब की पंखड़ियों से दिल बना बेहद खूबसूरत लग रहा था। सिर्फ बेड ही नहीं, काउच और इस कमरे के हर कोने को फूलों से बेहद खूबसूरती से सजाया गया था और गुलाब की खुशबू ने कमरे की दिलकशी को देखने वालों के लिए और पुरकशिश कर दिया था। इनाया मैवियत से हर शय को देखने लगी और दिलशाद कमरा लॉक करते इनाया का सामान साइड पर रखते इनाया की पुश्त पर खड़ा होते अपनी थोड़ी इनाया की गर्दन पर टिका गया और इनाया को पीछे से हिसार में ले गया। दिलशाद की हरकत पर इनाया होश में आती ही मुस्कुरा गई और दिलशाद के हाथों पर मजबूती से अपने हाथ रख गई। तुम्हें गुलाब बहुत पसंद है ना? दिलशाद ने कहा तो इनाया ने मुस्कुराते सर इस बात में हिलाया और मैंने तुम्हारे लिए पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजा दिया। अब यकीनन लविंग होने का तो सबूत मिल गया होगा तुम्हें। दिलशाद ने इनाया से दोबारा कहा तो इनाया फिर दिल खोल कर मुस्कुराई और सर इस बात में हिला गई। फिर दिलशाद ने इनाया के अभी तक दिलशाद के पहनाए गजरे वाला दाएं हाथ में अपना हाथ फंसाते इस हाथ को अपने चेहरे के सामने किया और इसे अपने लबों से छू गया। इनाया ने शर्म से पलकें झुका लीं। अब मिसेस दिलशाद खानज़ादा, आपकी सज़ा की बारी है, दिलशाद ने कहा तो इनाया ने पलकें उठाए। दिलशाद की बात सुनते हैरानी से रुख मोड़े इसे देखा। इनाया के ऐसे करने पर दिलशाद इनाया को आज़ाद करता इसके रूबरू सामने खड़ा हुआ। सज़ा? इनाया ने हैरानी से दिलशाद को देखते हुए पूछा। बेगम, आपने दिलशाद वहाब खानज़ादा को ताना मारा, अब सज़ा तो मिलेगी ना?
दिलशाद ने इनाया के चेहरे पर उंगली ट्रेस करते फिर गर्दन तक लाते इसकी बोन पर रोक गया। इनाया ने दिलशाद की उंगली के लम्स पर अपनी सांसें रोक ली। वो समझ रही थी दिलशाद इसे किस किस्म की सज़ा देने वाला है। आप सज़ा देंगे मुझे, मैं आपकी इकलौती बीवी हूँ। इनाया ने अपनी हैरानी पर काबू पाते मासूमियत से आंखें पटपटा कर पूछा और दिलशाद को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। वाकई इकलौती? मुझे लगा मेरी 121वीं बीवी हो। दुनिया में दिलशाद वहाब खानज़ादा का नाम सुनहरे हरूफ में मौलिक लिखेगा कि एक शख्स ऐसा भी था जो रोमांस में भी तंज से बाज नहीं आता था। दिलशाद के बोलने पर इनाया ने मुंह बसोरा, जिस पर दिलशाद ने इनाया को कमर से पकड़ते अपने करीब किया और दोबारा अपने हिसार में ले गया। आई एम सॉरी, अब तो सज़ा नहीं देंगे ना? मैंने माफ़ी भी मांग ली है। इनाया ने दिलशाद के हिसार में दिलशाद की गर्दन में अपने दोनों बाजू हायल करते लाड से माफ़ी मांगी तो दिलशाद ने अपने लब इनाया के माथे पर रखे इसे अपने हिसार से आज़ाद किया। दिलशाद के अमल पर इनाया मुस्कुरा गई। इट्स ओके, दिलशाद ने कहा तो इनाया की आंखें चमकीं और वो फ़ौरन दिलशाद की गिरफ्त ढीली पड़ने पर इसके हिसार से निकली। लेकिन फिर दिलशाद ने इसे कमर से पकड़ते दोबारा इसे अपने हिसार में ले गया, जिस पर इनाया दोनों हाथ दिलशाद के सीने पर रखती इसे नासमझी से देखने लगी, जो इसे ही देख रहा था। ये तो मैंने बेगम तुम्हारी तंज वाली गलती को माफ़ किया है, लेकिन एक और गलती भी है तुम्हारी बेगम। दिलशाद ने इनाया को देखते हुए मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहा तो इनाया सोच में पड़ गई कि अब कौन सी गलती सरजद हो गई इससे। कैसी गलती? इनाया ने दिलशाद की आंखों में खुमार बांधते देख पूछ लिया। वो तो दिलशाद का साथ पाकर बहुत खुश थी, लेकिन ये वही जानती थी कि दिलशाद की गुर्बत को वो नन्ही सी जान कैसे बर्दाश्त करती थी। बज़ाहिर तो दिलशाद के सामने बड़े बड़े दावे कर दिया करती थी, लेकिन जब दिलशाद इन दावों को आजमाता था तो इनाया ही राह फरार के बहानों की तलाश में होती थी। तुम मेरे बुलाने पर वापस मेरे करीब नहीं आई, जबकि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था, और याद हो तो क्या कहा था तुमने कि तुम्हें मेरे हुक्म की तकमील के लिए ही मेरे साथ से नवाजा गया है। दिलशाद इनाया को दाहिम की शरारत पर दिलशाद से दूर होना याद करवाते हुए फिर खानज़ादा एम्पायर में इसकी बातें याद करवाते हुए बोला तो इनाया ने ज़ुबान अपने दांतों में ली और मासूमियत से दिलशाद को देखने लगी और फिर आंखें पटपटा गई। आई एम सॉरी, इनाया फिर लाड से बोली तो दिलशाद का कहकहा गूंजा। बेगम, दिलशाद वहाब खानज़ादा किसी को माफ़ नहीं करता, और ये तो तुम मेरी बीवी हो, इसलिए तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अब इतना बड़ा भी दिल नहीं मेरा कि दो माफ़ी एक साथ दे सकूं। अब इस गलती की सज़ा तो ज़रूर दूंगा तुम्हें। दिलशाद कहकहा लगाता बोला तो इनाया को अपने आसपास खतरे की घंटियां बजती सुनाई दी, लेकिन फिर दिलशाद ने इनाया के चेहरे को अपने करीब किया और इनाया के कान में सरगोशी की। बेगम, यकीन करो, सज़ा भी मोहब्बत से ही दूंगा, दिलशाद ने बोला और अपना चेहरा इनाया के चेहरे के करीब करता इसके होंठों पर झुका। दिलशाद की शिद्दतों ने इनाया को इसका कोट मुट्ठियों में खींचने पर मजबूर कर दिया। काफ़ी देर इनाया की सांसों को अपने अंदर खींचने के बाद दिलशाद ने इनाया की उखड़ती सांसों की परवाह करते इसके लबों को आज़ादी बख्शी। इनाया अपनी सांसों को हमवार करती दिलशाद के सीने पर सर टिका गई, जब दिलशाद ने भी इनाया के गिर्द नरमी से हिसार बनाते इसकी पीठ को सहलाया। मुझे नींद आ रही है, इनाया ने ढलती पलकों से दिलशाद के सीने पर हवस सर टिकाए कहा तो दिलशाद ने एक लंबी सांस खींचकर हवा के सुपुर्द की। वो समझ सकता था इसकी बेगम ने सबकी जिम्मेदारी निभाते बहुत काम किया था। अलबत्ता सारे काम तो मुलाजमीन ने किए थे, लेकिन इन मुलाजमीन को देखना और नमल हाले की शॉपिंग और फिर नौरेज लोगों की तरफ से भी तैयारियों में मदद। इनाया वाकई नींद से बेहाल थी, जिस पर दिलशाद ने इनाया को समझते इसे शानों से थामते अपने रूबरू किया। जाओ चेंज कर लो और आराम करो, सज़ा पेंडिंग है तुम्हारी, दिलशाद ने इनाया के बालों पर बोसा देते कहा तो इनाया मुस्कुराती अपना सामान सेट करती, अपनी ज्वेलरी और गजरे उतारती, ड्रेसिंग टेबल पर रखती, अपने कपड़े लेती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, जबकि दिलशाद अपनी वॉलेट निकालता ड्रेसिंग पर रख गया और महविया से इनाया के कुछ देर पहले उतारे गजरों को देखता इनाया के गजरे पहने हाथों को याद करने लगा। जब इनाया शावर लेकर बाहर आई तो दिलशाद ने भी इनाया को देखते सर झटकते वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जब बाहर निकला तो इनाया को काउच पर बैठे हुए सोते पाकर सरनफी में हिला गया। फिर अपना बाल खुश करता इनाया को बाहों में भरता बेड पर लिटाया। इनाया का इस कमरे में आने के बाद बेड पर सोने की ये पहली रात थी, क्योंकि जब से शादी हुई थी वो काउच पर ही तो सोया करती थी। दिलशाद इनाया को नरमी से एक साइड पर लिटाता दूर होने लगा, लेकिन इनाया ने नींद में ही इसके बाजू को मजबूती से थाम लिया, जिस पर दिलशाद मुस्कुराता हाथ बढ़ाते लाइट्स ऑफ करता इनाया को अपने हिसार में लिए लेट गया। इनाया ने दिलशाद के सीने पर सर रखे अपना बायां हाथ फैलाया हुआ था। दिलशाद पैर की मदद से कंफर्टर खोलता अपने और इनाया के ऊपर फैला गया।
डेविल और आयत चॉपर में वापस इस्लामाबाद आए तो पैलेस में घुसते ही इनाया महक और आयशा से मिली। महक आयत को देखती बहुत खुश थी, जबकि आयशा और जैक कल ही वापस आए थे। आयत सबसे ही मिली, लेकिन डेविल से नाराज़ थी क्योंकि इसका इरादा इस बर्फ़ की वादी में कुछ दिन और रुकने का था। लेकिन डेविल ने इसे इसके ज़रूरी काम का कहते वापस ले आया। डेविल जल्दी दिलकश की वजह से आया था, जबकि हशाम ने इसे बता दिया था वो दिलकश को वापस ऑर्फनेज ले आया है और दिलकश की तबीयत भी ठीक है अब, जिस पर भी डेविल को करार नहीं था। सब लोग नाश्ते की टेबल पर थे। डेविल का इरादा भी नाश्ते के बाद ऑर्फनेज जाने का था। वो खुद नाश्ता करते हुए अपनी नाराज़ बीवी को भी हमेशा की तरह नाश्ता करवा रहा था। शाम और महक तो महविया से इन दोनों को देख रहे थे। जब यहाँ से ये दोनों जुदा हुए थे तो कैसे बिखरे हुए थे, और अब जब साथ हैं तो ऐसा लगता है जैसे कभी जुदा ही नहीं हुए थे। ये यकीनन डेविल की जुनूनी मोहब्बत और आयत की दीवानगी ही थी, जो वो दोनों पहले की तरह अपनी खुशियों भरी ज़िंदगी में लौट आए थे। जबकि इन्होंने डेविल के मना करने पर आयशा और जैक को बताना ज़रूरी नहीं समझा कि कहीं आयशा फजूल में आयत के लिए परेशान ना हो जाए। आयत मुँह फुलाए डेविल को बस कहती वहाँ से उठती अपने ऊपर अपने कमरे की तरफ कदम ले गई, जिसकी पुश्त को देखते डेविल ने नफ़ी में सर हिलाया। डेविल और आयत दोनों ही नाश्ता कर चुके थे और बाकी सब भी। जब डेविल ने के मोबाइल पर रिंग हुई, इनाया का नंबर देखते डेविल ने मुस्कुराते हुए मोबाइल कान से लगाया। बोलो प्रिंसेस, कैसी हो? डेविल ने मोहब्बत पाश लहजे में अपनी बहन से कहा, ये जाने बगैर मोबाइल इनाया नहीं इसका देवर है जो। इनाया से डेविल का नंबर मिलवाते इनाया को डेविल का से अहम काम का बोलते इसका मोबाइल कान से लगाए बैठा था। प्रिंसेस नहीं, प्रिंस चार्मिंग बोल रहा हूँ। दाहिम के बोलने पर डेविल ने फ़ोन कान से हटाते अपने सामने करते फिर कान से लगाया, जबकि डेविल की हरकत को हशाम, जैक, आयशा और महक ना समझी से देख रहे थे। बोलो हैंडसम खानज़ादा, कैसे याद किया? डेविल शरारत से दाहिम से बोला, इसे अपने बहनोई से ज़्यादा इसका भाई पसंद था, इसमें कोई शक नहीं। जबकि इसके हैंडसम लफ्ज़ पर दाहिम ने मुँह बसोरते लंबी सांस खींचकर हवा के सुपुर्द की। आपको ही लगता हूँ हैंडसम, वरना होने वाली बेगम तो किसी खाते में नहीं लेती मुझे। दाहिम जल कर बोला, कल से हाले इसे घास क्यों नहीं डाल रही थी? हाले पर दाहिम से ज़्यादा दिलशाद की बात का असर होता था, तभी तो कल से ही दिलशाद के दाहिम और हाले को शरारत से डांटने पर दाहिम से ही मुंह फुलाए बैठी थी। जबकि दाहिम की बात सुनते डेविल दिल खोल कर मुस्कुराया। ओह, तो दुखी हो? लेकिन अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? डेविल ने मुस्कुराते हुए पूछा तो दाहिम वहाँ विला के लाउंज में सोफे पर दोनों पैर ऊपर किए कुशन सीने में भींचे फ़ौरन सीधा हुआ। आप ही तो कर सकते हैं सब कुछ, दाहिम ने एक्साइटेड होते हुए बोला। क्या मतलब? डेविल ने नासमझी से पूछा। देखें भाभी के भाई साहब, आपकी शादी पहले हुई है तो आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, बेगम को कैसे खुश रखा जाए और किस तरह रूप से भी। अब माशाल्लाह से मेरी भी शादी होने वाली है और मुझे मेरे बाप की पहली औलाद से कोई उम्मीद नहीं। वो बेशक भाभी को खुश रखते हैं और रूप तो माशाल्लाह पैदाइशी है इनका, लेकिन इनसे तो ऐसे सवाल तो पूछ नहीं सकता ना मैं, क्योंकि वो मुझे जवाब ही देना पसंद नहीं करेंगे और हाले पर रूप जमाने वाली बात पर तो मुझे दूल्हा बनने से पहले ही अपाहिज बना देंगे। ये बात दाहिम ने दिल में ही बोली। तो आप मुझे बताएं कि आपने मेरी भाभी की भाभी को कैसे इम्प्रेस किया और रोब में कैसे रखा हुआ है। अब माशाल्लाह से आपकी पर्सनैलिटी से मैं भी बहुत मुतासिर हूँ, इसीलिए तो इस हैंडसम खानज़ादा ने आपसे रब्ता किया है। दाहिम के नॉन स्टॉप बोलने पर डेविल ने कान से मोबाइल हटाते दोबारा मोबाइल को घूरा। चेहरे पर तासुरात साफ बता रहे थे कि ये हैंडसम खानज़ादा कितना बोलता है, जबकि इसके इम्प्रेस और रोब वाली बात पर तो डेविल भी बेबस था। क्या बताता इसे कि बेशक आयत डेविल के साथ बहुत खुश थी, लेकिन आज तक वो अपनी बेगम पर रोब नहीं जमा पाया, तो इसे क्या टिप्स देगा। लेकिन अब वो दाहिम के सामने अपनी इज़्ज़त का कचरा तो करने से रहा, वो भी जब वो इसकी पर्सनैलिटी से इतना मुतासिर था। बस इतनी सी बात। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम भी क्या याद रखोगे कि जहाँ तुम्हारे सगे भाई ने तुम्हारी मदद नहीं की, वहाँ तुम्हारे भाई के साले ने की। डेविल भी अपनी चेयर खिसकाता अब लाउंज में चहलकदमी करते हुए बोला, जबकि हशाम और जैक तो लाउंज के सोफे पर बैठे थे और डेविल को ही मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, जबकि आयशा और महक किचन में बर्तन रख रही थी। मुलाजमीन सारे नाश्ता सर्व करके अपने क्वार्टर में थे, लेकिन डेविल की बात पर वो दोनों भी इसी तरफ मुतवज्जा थीं। सबको अब इतना तो पता चल ही गया था कि कॉल दाहिम की है, लेकिन मदद कैसी मदद? जो दिलशाद नहीं कर सकता वो डेविल करेगा। मैं सुन रहा हूँ। दाहिम ने फट से फर्माबरदारी का मुजाहरा किया। पहले तो अपनी बीवी के सामने बिल्कुल इसके नखरे नहीं उठाने, जैसे
मैं करता हूँ, डेविल कुछ सोचते हुए बोला। तो दाहिम ने फ़ोन कान से हटाकर फ़ोन को घूरा। अब बीवी के नखरे नहीं उठाऊंगा तो क्या घर के गेट पर बैठे चौकीदार के उठाऊंगा। दाहिम ने दिल में ही सोचा। इसे ये टिप खासी नापसंद आई थी, लेकिन अब वो अपनी सोच का इजहार करते डेविल को नाराज़ नहीं करना चाहता था। और दिल में उम्मीद भी तो थी, चलो आगे कोई टिप पसंद आ जाए इसे अपने लिहाज से। और इसी लालच में वो ओके बोल गया और मोबाइल सोफ़े के सिरे पर रखे स्पीकर पर कर गया और सामने रखे चिप्स उठाकर मज़े से खाने लगा। ये सोचे बगैर इसके घर में भी अफराद हैं जो कभी भी नमूदार हो सकते हैं, लेकिन बोलें किसको। दाहिम तो लापरवाह सा डेविल की बातों और चिप्स को एंजॉय कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ जैक, हशाम, महक और आयशा मुंह खोले डेविल की पुश्त को देख रहे थे, जो नाश्ता अपनी बीवी को अपने हाथों से करवाता है। वो नखरे की बात कर रहा है, जबकि डेविल चहलकदमी करता इन लोगों से अनजान अपनी धुन में था। अब वो डेविल का पैलेस था, अब इसमें तो अलर्ट होने से रहा। दूसरा, मेरी तरह अपनी बीवी की तारीफ़ ज़्यादा नहीं करनी, डेविल बोला। तो दाहिम को बेसाख्ता अपनी और हाले की कल वाली नोक-झोंक याद करते लब मुस्कुरा गए। तभी याद आया कि हाले तब से ही इसे इग्नोर कर रही है। तो दाहिम को डेविल का ये मशवरा काफ़ी हद तक मुफीद लगा, तो फिर बोला ओके, जिस पर डेविल ने अपने डिम्पल की नुमाइश की। इसे यही लग रहा था कि दाहिम के सामने इसकी पर्सनैलिटी बरकरार है। इसे कभी भी अपनी पर्सनैलिटी की इतनी फ़िक्र नहीं हुई। ये तो फ़िक्र कभी आयत की वजह से भी डेविल को नहीं हुई, लेकिन आज दाहिम के दिलशाद पर डेविल को फौकियत देने पर वो खासा टची हो गया अपनी पर्सनैलिटी को लेकर। उफ़, ये जीजा साले और इनकी इनसिक्योरिटीज़। जबकि आयशा और महक ने डेविल की बात पर एक दूसरे को देखा। इनका जैन भाई जो अपनी बीवी की शान में कसीदे पढ़ता रहता है, ये क्या बोल रहा है। जबकि हशाम और जैक ने भी साख्ता अपने कानों को हाथ लगाया। बंदा झूठा हो पर डेविल ना हो। अपनी बीवी की सामने कोशिश करना कि इसे इग्नोर करके किसी दूसरी लड़की की तरफ मुतवज्जा हो, फिर देखना खुद मेरी बीवी की तरह तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी अटेंशन लेने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। डेविल ने झूठे फ़ख्र से बोला, इस बात से अनजान कि इसकी बीवी सीढ़ियों से नीचे उतरते सारी गौर अफसानियाँ सुन चुकी है और खूनख्वार नज़रों से डेविल की पुश्त को घूर रही है। जबकि आयत को गर्दन मोड़ कर देखते हशाम और जैक ने डेविल की आज दोबारा पिटाई आयत के हाथों पक्का होने का सोचते मुस्कुराते आहिस्ता आवाज़ में हाई फाई किया। जबकि महक ने बेसाख्ता बिना आवाज़ के डेविल के लिए दोनों हाथ उठाकर दुआ करते अपने चेहरे पर फेरे। जबकि आयशा ने दुआ ना सुनते हुए भी आमीन बोल दिया। इसे पता जो था इसकी दोस्त मुकालात जो करने वाली है अपने शौहर से। अब और दूसरी तरफ दाहिम को ये मशवरा भी मुफीद लगा, तो फ़ौरन बोला ओके, वैसे जैन भाई, मुझे अपने बाप की पहली औलाद से ज़्यादा आप मर्द हजरात के हवाले और हौसले से आप आइडियल शौहर लगे हैं, और मैं आपके तमाम मशवरों पर अमल ज़रूर करूँगा, कोशिश करूँगा, और नखरे वाली बात तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। दाहिम ये दिल में ही बोला, और भी हो तो दे दें, मुझे गरीब की दुआ लगेगी आपको। दाहिम बोला। तो डेविल मुस्कुराया। और सबसे ज़रूरी बात, मेरी तरह अपनी बीवी को तुम्हारी कोई बात ना मानने पर घूर कर देखो, फिर देखना तुम्हारी कोई भी बात नहीं टाले। डेविल कुछ सोचते हुए फिर कहते पलटा कि सारे अल्फाज इसके मुंह में ही दम तोड़ गए। मोबाइल भी साख्ता इसके हाथों से गिरते गिरते बचा। आयत इसके सामने थी, इसकी बीवी से खूनख्वार नज़रों से घूर रही थी। यहाँ अगर कोई और इसके सामने खड़ा होता तो डेविल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ कोई और नहीं था बल्कि डेविल की बीवी थी। और तारीख गवाह है, बीवी के सामने तो शेर भी ढेर है, तो फिर वो तो बेचारा बीवी की मुकालात का मारा डेविल था। डेविल ने थूक निकला और अपने डिम्पल की नुमाइश करनी चाहिए, जो इस वक्त इसका साथ बिल्कुल नहीं दे रहे थे। जबकि दाहिम ने डेविल की अधूरी बात सुनते ही मुँह बसोरा। वो चाहकर भी हाले को घूर नहीं सकता था, इस बात से बेखबर कि जो इसे मशवरा दे रहा है वो इस वक्त अपनी बीवी की खूनख्वार नज़रों से खुद घबराया हुआ है। दाहिम को काफ़ी देर फ़ोन में से आवाज़ नहीं आई, तो बोला, हेलो जैन भाई, कहाँ गए। दाहिम ने बोला। तो डेविल ने दाहिम को दिल में सलावतें सुनाई, क्योंकि ना दाहिम इसे कॉल करता, ना ही वो इस सिचुएशन में फंसता। गया नहीं पर जाने वाला हूँ। डेविल आयत को देखते हुए बेबस हुआ, बोला, ओह कहाँ। दाहिम ने मासूमियत से सवाल तो ऐसे किया जैसे वो डेविल की बीवी है खबर में। डेविल आह भरता बोला और कॉल काट गया, जबकि दाहिम नासमझी से अपने मोबाइल को देखता रहा। जब पीछे से दिलशाद का कहकहा गूंजा, दाहिम ने गर्दन मोड़ कर देखा तो दिलशाद लाउंज की दीवार पर टेक लगाए सीने पर दोनों हाथ फोल्ड किए डेविल की हालत से लुत्फानंदोज़ हो रहा था, और हाले खूनख्वार नज़रों से दाहिम को घूर रही थी, जो इसे रोब में रखने के लिए डेविल से टिप्स ले रहा था। और इनायत तो दिलशाद के एक तीर से दो शिकार करने पर अशश कर उठी। दिलशाद रूम में जब आया तो इनाया ने इससे मोबाइल मांगा।
जन्नत आंटी को कॉल करने के लिए इन्होंने इनाया को कुछ काम दिया था नरेश और नवल के आज वलीमे के हवाले से। तो इनाया इन्हें बताना चाहती थी कि काम मुकम्मल हो गया है, जिस पर दिलशाद ने इनाया से इसके मोबाइल का पूछा। तो इनाया ने बताया कि दाहिम को जैन भाई से ज़रूरी बात करनी थी, तो वो लेकर गया है इसका मोबाइल। और दिलशाद सोच में ही पड़ गया, ऐसी क्या ज़रूरी बात है। दिलशाद सोचता दाहिम के पीछे आया तो दाहिम की बातें सुनकर अंदाज़ा लगा गया फिर क्या था। दिलशाद ने इनाया को दिलशाद के मोबाइल से आयत को कॉल करने और डेविल से बात करवाने का कहा, जिस पर आयत डेविल को तलाश करती नीचे आई और डेविल की सारी बातें सुन गई। और दूसरी तरफ दिलशाद ने हाले को बुलाने का कहा, तो इनाया नासमझी से दिलशाद की बात मानती हाले को बुला गई। वो तीनों तो कब से दाहिम और डेविल की बातें सुन रहे थे। इनाया अपने भाई और अपने देवर की हालत का सोचते अफसोस से दिलशाद को घूरने लगी, जो मज़े से डेविल और दाहिम की हालत से महसूस हो रहा था। जबकि दाहिम ने बेबसी से इनाया की तरफ देखा कि वो हाले से इसे बचा ले, लेकिन इनाया बेचारी कर ही क्या सकती थी अपने मीसने शौहर के होते हुए। और दाहिम को अपने बाप की पहली औलाद से कोई उम्मीद नहीं थी, जो मज़े से ये सीन कहकहा लगा कर एंजॉय कर रहा था। भाई कोई मेरे नखरे नहीं उठाएगा, हाले एक कदम अगर आगे लेती बोली। तो दिलशाद ने हाले का खुले दिल से साथ दिया। कोई नहीं दाहिम, दिलशाद ने कहा, भाई कोई मेरी तारीफ़ नहीं करने वाला था। हाले ने एक और कदम आगे बढ़ाया और दाहिम को खूनख्वार नज़रों से घूरते हुए बोली, कोई नहीं दाहिम। दिलशाद ने फिर आग लगाई, जिस पर दाहिम ने जलबुन कर दिलशाद को देखा। वो कहीं से भी इसे अपना सगा भाई नहीं बल्कि अपना दुश्मन लग रहा था। हाले मेरी जान, मैं। दाहिम हाले को देखता इसे मनाने की कोशिश कर रहा था, जब हाले को हाथ साइड टेबल पर रखे एक डेकोरेशन पीस को उठाते देखा तो दाहिम ने थूक निकला और पाँव उल्टे भागने की गर्ज से रेडी रखे। भाई कोई मुझे इग्नोर करके दूसरी लड़कियों को देखने वाला था, हाले ने 2 कदम आगे लेते कहा। तो दिलशाद फिर बोला, कोई नहीं हाले, दाहिम। दिलशाद ने कहते ही खुद को घूरती इनाया को देखा, जो कभी दाहिम और हाले को देखती तो दिलशाद के बोलने पर इसे घूरती। दिलशाद कदम उठाता अपनी बेगम के गिर्द नरमी से हिसार बना गया और इनाया के करीब आहिस्ता आवाज़ में सरगोशी की, देखो तुम्हारा शौहर कितना शरीफ है और तुम्हारा भाई कितना कमीना। तुम्हारे देवर को तुम्हारी देवरानी से पिटवाने की पूरी तैयारी करवा गया है। दिलशाद की बात पर इनाया ने दिल से अपने मीसने खानज़ादा की लगाई आग और बात पर रश करते और फिर जुल्म ये कि ख़ुद को शरीफ कहते दिलशाद को घूरा, जिस पर दिलशाद ने इसे घूरा तो इनाया अफसोस से अपने देवर को देखने लगी। ये आप शक्ल से इतने फरिश्ते लगते हैं, लेकिन हरकतें पूरी फपकुटनी वाली हैं आपके अंदर। इनाया ने दिलशाद को इसकी एक खूबी से मुतारिफ़ करवाना चाहा, जिसे सुनते दिलशाद मुस्कुराता इनाया के कान के करीब अपना चेहरा ले जाते सरगोशी की, बेगम शक्ल से तो मैं खासा सीरियस बंदा भी लगता हूँ, लेकिन यकीन मानो अंदर से रोमांस का देवता हूँ। दिलशाद ने सरगोशी करते इनाया के कान की लौ को अपने होठों से छुआ, तो इनाया ने शर्म से पलकें झुकाते रुख हाले और दाहिम की तरफ किया। इसका शौहर वाकई बहुत रोमांटिक था, इसका अंदाज़ा तो इनाया को हो ही चुका था, जो इसकी पपकुटनी वाली बात को इग्नोर करता अपनी रोमांस की बातें कर रहा था। दिलशाद ने भी सीधे होते हाले और दाहिम को देखा। हाले मैं तुम्हारे अलावा किसी को देख सकता हूँ भला? दाहिम ने आखिरी दफ़ा ख़ुद को हाले से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बेसुध। हाले तो जैसे इसे सुन ही नहीं रही थी। कोई मुझे घूर कर देखने वाला था भाई, हाले दोबारा कदम लेती हुई बोली। तो दाहिम ने कानों को हाथ लगाया, इशारा अस्तगफिरुल्लाह का था। हाले मेरी प्यारी बहन, कोई नहीं, सिर्फ तुम्हारा होने वाला शौहर दाहिम वहाब खानज़ादा। दिलशाद फिर आग लगा गया और अब बस हाले ने डेकोरेशन पीस दाहिम की तरफ पूरी कुव्वत से दे मारा, जो दाहिम ने झुकते खुद को बचाते और गर्दन मोड़कर सोफे पर पड़े इस हथियार को देखा, जो अगर दाहिम को लग जाता तो वो बेचारा अपनी शादी पर अपना ज़ख्मी चेहरा लिए घूमता। दाहिम मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगी ताकि तुम अपना यह हसीन बूथा दिखा कर मुझे तो क्या किसी कुत्ते पर भी रोब ना डाल सको। हाले इधर उधर देखते दाहिम की तरफ लपकते हुए बोली, जिस पर दाहिम ने कहा, हाले शर्म करो, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ, अब अच्छा लगूंगा बिगड़ी शक्ल के साथ निकाह पढ़वाता। दाहिम सदमे से दुहाई देता बोला, अच्छा मुझे तो अभी तुम अच्छे खासे जहर लग रहे हो। हाले ने भी दाहिम के शर्म दिलाने वाली कोशिश को नाकाम करते कहा, इश्क वाला जहर। हाले की बात और इसके इधर उधर किसी खतरनाक चीज़ को ढूंढने वाले तसुरात पर दाहिम शरारत से बोला, लेकिन इसकी शरारत पल में रफो चक्कर हुई, क्योंकि हाले को कुछ खतरनाक ना मिलता देख दिलशाद ने साइड पर रखा आवाज़ उठाकर हाले की मदद की, जिसे सामते हाले ने दिलशाद का शुक्रिया अदा किया और दाहिम के पीछे लपकी, जो खुद को बचाते गार्डन की तरफ भागा तो हाले भी इसके पीछे भागी। जबकि इनाया दाहिम को इस तरह भागता देख खुद को हंसने से रोक नहीं पाई और दिलशाद
तो पहले ही दाहिम की हालत को देखते मुस्कुराया जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ आयत डेविल को खूनख्वार नज़रों से देखती कदम डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा गई। डेविल भी नासमझी से आयत को देखने लगा, जो एक प्लेट उठाती डेविल की तरफ उछाल गई। अब इरादा तो बताने की ज़रूरत नहीं, ये तो सबको ही मालूम है कि आयत क्या कर रही थी। जबकि डेविल साइड होता खुद को बचा गया और टेबल पर पड़ने वाली प्लेट के टुकड़े होते देखने लगा। अभी वो संभलता ही कि आयत ने गिलास उठाते डेविल को मारना चाहा, जिस पर डेविल बोला, डार्लिंग मेरा मतलब वो नहीं था। डेविल ने कहा तो आयत ने गिलास डेविल को मारते हुए कहा, तुम मेरे नखरे नहीं उठाते, मेरी तारीफ़ नहीं करते, मुझे इग्नोर करते हो और मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमती हूँ और मुझे घूरते हो तुम। अपना रोब इतना रोब है तुम्हारा, वाह भाई, मुझे तो मालूम ही नहीं था। आयत ने कमर पर हाथ टिकाते लड़ाका औरत बने डेविल से कहा तो हशाम ने जैक को किचन से सॉफ्ट ड्रिंक्स लाने का कहा, जिस पर जैक ने इसे घूरा पर खड़ा होता अपने और हशाम, महक और आशा को सॉफ्ट ड्रिंक्स पकड़ा गया। जबकि इनकी इस हरकत पर डेविल ने खूनख्वार नज़रों से इन्हें घूरा। इसकी बैंड बजी हुई थी और वो सॉफ्ट ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे, जिस पर हशाम और जैक ने रुख बदलते आंखें घुमाई। इशारा साफ था, तुम भी तो ऑफिस में हमारी बैंड बजाते हो, अब हमारी खुशी हजम नहीं हो रही तुमसे डार्लिंग। वो तो बस वैसे ही, डेविल ने आयत को मिस्कीन सी शक्ल बनाते कहा, जो अब एक और प्लेट पकड़े डेविल का निशाना बांध गई थी। आओ तो ठीक है, बस मैं भी वैसे ही तुम्हें मार रही हूँ। आयत ने भी हिसाब बेबाक किया और एक और प्लेट डेविल की को थामी और एक और प्लेट डेविल को मारनी चाहिए, जिसके वार से डेविल बचता आयत के करीब आ रहा था। जबकि बाकी सब किसी टॉक शो की तरह सोफे पर बैठे शो मुलाहिजा फरमा रहे थे। ज़ैन कमाल, तुम मुझे इग्नोर करोगे, मुझ पर रोब जमाओगे। आयत सदमे से डेविल को फिर ग्लास मारती हुई चीखी, जिसे डेविल ने फिर नाकाम किया। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन डार्लिंग तुम मुझे मार रही हो, ये गलत है। डेविल और आयत के दरमियान कुछ ही कदम का फासला बचा था। अरे पगले, मैं भी तो मजाक में ही तुम्हें मार रही हूँ। आयत भी मुस्कुराहट लिए गुस्से से बोली तो हशाम और जैक का क्या कहा गुंजा, जिस पर आयत ने इन्हें भी घूर कर देखा तो हशाम और जैक ने कान पकड़ते आयत को कहा, सॉरी भाभी, यू बोथ मस्ट कैरी ऑन। लेकिन डेविल को आयत के गुस्से में फूले चेहरे को देखते डेविल के डिम्पल जगमगाए और फिर इसका रुख अपनी तरफ होने से पहले आयत के करीब होता इसे बाहों में उठा चुका था। ये सब इतनी अचानक हुआ कि आयत डेविल को घूरती रह गई। वो इसे अपनी बाहों में भरे बिखरे कांचों से बचते हुए सीढ़ियां चढ़ते अपने कमरे का रुख कर चुका था, जिस पर हशाम, महक, जैक और आयशा ने हूटिंग की तो डेविल ने डिम्पल की नुमाइश करते आयत को आंख विंक की। और अब डेविल का इरादा अपनी बेगम को मनाने का था, जो पहले ही इससे खफा थी और दाहिम की मदद करने के चक्कर में और खफा हो चुकी थी। डेविल आयत को लिए रूम में आया और अपने पैर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। आयत को काउच पर बिठाए इस पर झुका और आयत के फूले हुए गालों को बारी बारी अपने लबों से छू गया और इसके बराबर बैठ गया। आई एम सॉरी माई लेडी, डेविल बोला तो आयत ने अपना रुख डेविल की तरफ किया। आई डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट योर सॉरी, आयत ने कहते दोबारा रुख फेरा, जिस पर डेविल के डिम्पल जगमगाए। चलो कोई बात नहीं, अब ज़बान से तो मेरी क्वीन को समझ नहीं आ रही, चलो अमल से माफ़ी मांग लेता हूँ, डेविल कहता आयत का बाजू पकड़ता इसे खुद पर गिरा गया। आयत डेविल के सीने पर दोनों हाथ रखे इसे घूरे गई, जो आयत के चेहरे को अपनी आंखों के हिसार में लेता आयत की कमर पर मजबूत गिरफ्त जमा गया। क्या मतलब है तुम्हारा? आयत को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियाँ बजती सुनाई दी तो डेविल से पूछने लगी, अब जब माफ़ी ज़ुबान से नहीं मिल रही तो मोहब्बत से ही ले लेता हूँ। डेविल मगरूराना अंदाज में आयत के चेहरे पर शहादत की उंगली ट्रेस करता हुआ बोला तो आयत इसके अंदाज पर दिल में आशाश कर उठी। माफ़ी मांग रहे हो या भत्ता? आयत डेविल को घूर कर दूबेदू बोली तो डेविल का आयत की हाजिर जवाबी पर क्या कहा गूंजा। आयत डेविल के डिम्पल को महवियत से देखने लगी और अपनी महवियत में ही डेविल के बाएं गाल पर डिम्पल को अपनी शहादत की उंगली से छू गई, जिसे डेविल ने थामते अपने लबों से लगाया। डेविल की हरकत पर आयत का दिल जोर से धड़का। मेरी जान, तुमसे तो हक से मोहब्बत का भत्ता मांग भी सकता हूँ, डेविल बोला तो आयत के लब मुस्कुराए। किस खुशी में? आयत ने डेविल से शरारत से पूछा और डेविल तो आयत की नाराज़गी पर से ध्यान हटाने में खुद को कामयाब होते देख खुद को दिल ही दिल में दाद दे गया। तुम्हारा स्टाइलिश लफंगा शौहर होने की खुशी में, डेविल बोलता अपने हाथों को ऊंचा करता, जिससे आयत भी डेविल के रूबरू हुई।
आयत को बिना समझने का मौका दिए इसके लबों पर झुक गया, खुद को सैराब करने लगा। बात करने के बाद जब डेविल ने आयत के लबों को आज़ादी बख्शी तो आयत डेविल को घूरती इसके सीने पर सर टिका गई। तुम बहुत बुरे हो ज़ैन, आयत बोली तो डेविल ने दोबारा कहा लगाया, तुम्हारे मामले में मुझे अच्छा बनना भी नहीं है। डेविल हंसते हुए बोला तो आयत सर डेविल के सीने पर रखे मुस्कुराई, फिर कुछ याद आने पर अपनी थोड़ी डेविल के सीने पर रखती इसे देखने लगी। डेविल भी आयत के अमल पर इसे देखने लगा। इनाया की कॉल आई थी, इसे तुमसे कोई बात करनी थी, लेकिन कॉल इसने दिलशाद भाई के मोबाइल से की थी। कह रही थी उन्होंने ही कहा है, मैंने कहा भी थोड़ी देर में करवाती हूँ। तो दिलशाद भाई ने कहा भाभी आप अभी देखें कहाँ हैं आपके शौहर। आयत बोली तो डेविल पहले ना समझी से आयत की बात सुनता कुछ कंफर्म करने के लिए आयत से बोला, वो घर पर था? डेविल ने आयत से पूछा। हाँ, क्योंकि हाले की भी आवाज़ आ रही थी। मोबाइल से वो इनाया से पूछ रही थी, क्यों बुलाया शायद। आयत कुछ सोचते हुए बोली तो डेविल दिलशाद की इस कदर चालाकी पर और सारा मामला समझ आने पर दिल में दिलशाद को बेतहाशा से लवाते सुना गया और अपनी बीवी को देखने लगा तो जो दिलशाद की चालाकी में आज इसका सर ही फाड़ देती। ये दोनों भाई किसी दिन मिलकर मुझे शहीद करवाएंगे, डेविल बड़बड़ाया। जबकि आयत ने नसबजी से पूछा, क्या कह रहे हो? तो डेविल आयत को सीधा करता हुआ अपने बराबर बिठाते बोला, कुछ कुछ नहीं डार्लिंग, मैं देखता हूँ इनाया को। तुम रेडी हो जाओ, आज तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता हूँ। डेविल आयत का गाल थपथपाता हुआ बोला और अपना मोबाइल निकालता ज़रूरी कॉल करने लगा। जब आयत खुश होती काउच से उठती ड्रेसिंग में गुम हुई। जबकि इसके इस कदर खुश होने पर डेविल ने मुस्कुराते नफ़ी में सर हिलाया। नमल सुबह उठी तो खुद को नौरेज़ की बाहों में पाकर रात को नौरेज़ की बेबाकियाँ याद करते पल के शर्म से झुका गई। जबकि नौरेज़ आंखें बंद किए शायद अभी तक सो रहा था। जब नमल ने नौरेज़ की बाहों से निकलने की कोशिश की तो नौरेज़ झटके से नमल को तकिए पर गिराता इस पर झुका और नमल के शर्म से लाल होते चेहरे और झुकी पलकों को देखता इसके माथे पर अपने लब रख गया, जिस पर नमल पलकें उठाए इसे देखने लगी। हमारी नई जिंदगी की खुशगवार सुबह मुबारक हो जाना, नौरेज़ बोला तो नमल मुस्कुराई। आपको भी, नमल बोली तो नौरेज़ मुस्कुराते इसके लबों पर झुकने लगा। जब नमल गड़बड़ाती नौरेज़ के कंधों को थाम गई और हैरानी से इसे देखने लगी। पूरी रात अपनी मोहब्बत में नमल को सरशार करते नौरेज़ ने सुबह तो इसे अपने हिसार में लिए सोने दिया था और अब फिर नौरेज़ को अपने लबों पर झुकता देख नमल ने मज़ाहमत की, नौरेज़ सुबह हो गई है, नमल ने कहा। तो नौरेज़ मुस्कुराया और आंखें सुकेरते हुए शरारत से बोला। तो नौरेज़ ने कहा। तो नमल ने मासूम सी शक्ल बनाई, जिस पर नौरेज़ ने इसके हाथ अपने कंधे पर से हटाते इसके लबों को नरमी से छू कर नमल को देखने लगा, जो शर्माती फिर पलकें झुका गई। ओके चलो रेडी हो जाओ, नौरेज़ ने बोला। तो नमल मुस्कुराती उठती फ्रेश होने चली गई। फिर नौरेज़ भी जब फ्रेश होकर बाहर निकला तो नमल ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। नौरेज़ कदम उठाता नमल के करीब पहुंचा और पीछे से इसे हिसार में ले गया। जबकि नमल मुस्कुराती आईने में अपना और नौरेज़ का अक्स देखने लगी। नौरेज़ आपकी आपकी आवाज़ साहिराना है, मैंने आपकी आवाज़ से ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ किसी की नहीं सुनी, नमल ने दिल खोल कर नौरेज़ की तारीफ़ की। जबकि नौरेज़ मुस्कुराता नमल को एक झटके से अपने सीने से लगा गया और नमल हैरानी से नौरेज़ को देखने लगी, जो इसकी पीठ पर हिसार बनाए इसे ही देख रहा था। बेगम, इस तारीफ़ पर मैं अपने अंदाज से शुक्रिया अदा करूँगा, नौरेज़ बोलता नमल की गर्दन में मुँह छुपाने लगा। जब नमल ने कसमसाते हुए नौरेज़ से कहा, मुझे भूख लगी है, जिस पर नौरेज़ सीधा होता एक लंबी सांस खींचकर हवा के सुपुर्द करता नमल के साथ बाहर का रुख कर गया, जहाँ काशान साहब और जन्नत बेगम नाश्ते पर इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। नमल और नौरेज़ ने सलाम किया तो जन्नत बेगम ने अपने बेटे के सर पर प्यार किया और नमल को अपने हिसार में लेती नमल के माथे पर बोसा दे गईं। काशान साहब भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे और बहू को देखने लगे। नौरेज़ ने कुर्सी खिसकाते हुए नमल को बैठने का इशारा किया, जिससे नमल संभाल गई तो नौरेज़ भी नमल के बराबर कुर्सी पर बैठा। आहन साहब को ना देखते नौरेज़ ने सवाल किया, पापा चाचू कहाँ हैं? वो नाश्ता नहीं कर रहे हमारे साथ? नौरेज़ के सवाल पर जन्नत बेगम ने जवाब दिया, बेटा आपके चाचू रात को लेट सोए थे तो नाश्ता लेट ही करेंगे, आप लोग शुरू करें। और नमल बेटा, ब्यूटिशन को मैंने घर पर ही बुलाया है, इनाया से कहकर कुछ देर में आ जाएगी, आप रेडी हो जाइएगा। जन्नत बेगम पहले नौरेज़ से और फिर नमल से बोली तो दोनों मुस्कुराते नाश्ता करने लगे। नाश्ते के बाद नमल को ब्यूटिशन ने तैयार किया। पैरेट ग्रीन कलर की सुनहरी कढ़ाई की मैक्सी पहने नक्सक मेकअप में बालों में गजरे स्टाइल का जूड़ा बनाए वाइट गोल्डन डायमंड की ज्वेलरी पहने वो भला की हसीन लग रही थी। और नौरेज़ ने भी हल्की सी मैचिंग का कलर का थ्री पीस वाइट शर्ट पर पहने नज़र लग जाने की हद
तक वो दोनों हसीन कपल लग रहे थे। अब वो दोनों गिरते हुए सफ़ेद रंग की गुलाब की पंखुड़ियों में फूलों की राहदारी में चलते वो दोनों स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे और हर निगाह इन्हें रश्क और मोहब्बत से देख रही थी। नमल और नौरीज़ ने स्टेज पर कदम रखा और अपनी नशिस्त संभाल गए। दिलशाद और इनाया ने आगे बढ़ते इन्हें मुबारकबाद दी, फिर दाहिम और हाले ने भी, और ऐसे ही सब अजीज़ मेहमानों ने नौरीज़ और नमल को मुबारकबाद दी। फिर नौरीज़ ने दाहिम के कान में सरगोशी की, जिस पर लब्बैक कहते दाहिम नौरीज़ का गिटार थामे इस तक पहुंचा, जिसे नौरीज़ ने थामते सब मेहमानों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। मैं अपनी पठान ज़ुबान में अपनी खूबसूरत हमसफ़र को मोहब्बत के अल्फाज पेश करना चाहता हूँ। आप सब से गुजारिश है मेरा साथ दें। नौरीज़ ने कहा तो हर तरफ अंधेरा छा गया और स्पॉटलाइट नमल और नौरीज़ पर जगमगाने लगी। नौरीज़ नमल से कुछ फासले पर बैठते अपना गिटार थामते धुन बनाने लगा, जबकि नमल दिल की धड़कनों को बेचैन करती नौरीज़ की साहिराना आवाज़ को सुनने के लिए बेताब थी। ओके, तो ये गाना मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं ये स्किप कर रही हूँ। अगर आपको पढ़ना आता है तो आप पढ़ लें। नौरीज़ ने नमल को आंखों में बसाए गाना शुरू किया। नौरीज़ की आवाज़ में तमाम मेहमानों ने हूटिंग की। इनाया नौरीज़ और नमल को दोनों हाथ बांधे स्टेज से कुछ फासले पर खड़ी होती खुशी से देखने लगी। जब इसे किसी का हिसार अपने गिर्द महसूस हुआ, वो दिलशाद था, जो इनाया को अपने एक हाथ के हिसार में लिए मुस्कुराते मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। इनाया दिलशाद को देखते इसके सीने पर आहिस्ता से सर टिका गई और दोनों नौरीज़ और नमल को देखने लगे। अपनी सब आँखों से वो नमल को हिसार में लिए हुए था। नमल टिकटिकी बांध कर नौरीज़ को देख रही थी, जैसे सब आवाज़ें मद्धम हो गई हों और नमल को नौरीज़ की आवाज़ के आगे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। वो अपनी ज़ुबान में नमल की अपनी ज़िंदगी में अहमियत बयान कर रहा था, जबकि नमल को नौरीज़ का इसे सुबह जाना कहना याद आया, जिस पर नमल मुस्कुरा दी तो नौरीज़ इसकी मुस्कुराहट में ढले चेहरे को देखता मधुर सा गाए जा रहा था। और एक कोने पर खड़ी हाले भी इन्हें मोहब्बत से देख रही थी। हाले को नमल और नौरीज़ का कपल दिल से मुकम्मल लगा। वो मुस्कुरा रही थी जब दाहिम इसकी पुश्त पर आकर खड़ा हुआ। हाले ने मुड़ कर देखा तो दाहिम मुस्कुराती आंखों में मोहब्बत लिए और चेहरे पर एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट लिए इसे देख रहा था। इसकी मुस्कुराहट में हाले दाहिम से नाराज़गी भूलती मुस्कुराती हुई रुख नमल और नौरीज़ की तरफ कर गई। एक दूसरे के पीछे खड़े वो कपल भी मुकम्मल लग रहा था। नौरीज़ अपने हमसफ़र से भरी महफ़िल में मोहब्बत का इज़हार कर रहा था। जन्नत बेगम और कशान साहब भी बेटे को मुस्कुराते हुए अपने बेटे और बहू को देख रहे थे। वहाब साहब और ज़रिश बेगम भी मुस्कुराते नमल और नौरीज़ को देखते बारी बारी अपने दोनों बेटों को देख रहे थे, जो अपनी अपनी हमसफ़र के साथ खुशियों में खोए थे। जबकि अहान साहब भी बैठे मोहब्बत से और आंखों में नमी लिए अपनी बेटी और भतीजे और दामाद को देख रहे थे। इन तमाम लोगों की ज़िंदगी में खुशियों के अलग रंग बिखर रहे थे। सभी किसी न किसी को पाकर खुश थे। नौरीज़ ने गाना मुकम्मल करते गिटार साइड पर रखा और नमल का हाथ थामते इसे सबके सामने अपने लबों से लगा गया, जिस पर तमाम लोगों ने पहले नौरीज़ के गाने पर क्लैपिंग करते, फिर नौरीज़ के नमल के हाथ पर किस करने पर हूटिंग की, जिससे नमल शर्माती पलकें झुका गई। खुशगवार माहौल में खाना खाते नमल और नौरीज़ के वलीमे का फंक्शन इख्तिताम पजीर हुआ और सब लोगों ने अपने अपने घरों का रुख किया। सब लोग घर आए तो थकावट के बायस अपने अपने कमरे का रुख कर गए। दिलशाद फ्रेश होता बालकनी में टहल रहा था और इनाया भी चेंज करती फ्रेश होकर बाहर निकली तो दिलशाद बालकनी में खड़ा किसी से कॉल पर महवे गुफ्तगू था। इनाया को दिलशाद के कल रात कही बात याद आई तो जल्दी से सोने की तैयारी पकड़ ली। वो काउच पर लेटी के दिलशाद ने इसकी कलाई पकड़ते इसे अपनी सिमत खींचा और इनाया कटी डोर की पतंग की तरह दिलशाद के सीने से जा टकराई। अभी तो दिलशाद बालकनी में था और एकदम कैसे नमूदार हो गया। वो अपनी सोचों में गुम थी, दिलशाद को देखे जा रही थी, जो मुस्कुराती आंखों से इसे ही कब से जल्दी सोने की तैयारी करता देख इसकी चालाकी पर मुस्कुराता इस तक पहुंचा था। बेगम, अभी तो हमारे कमरे में गुलाब के फूल महक रहे हैं और तुम कहाँ सोने की तैयारी कर रही हो? दिलशाद ने बोलते इनाया की कमर पर बाजू हायल करते हिसार बनाया, जो इसे देखती मासूमियत से बोली, जबकि ये बात सही थी। इनके कमरे में गुलाब के फूल अभी तक महक रहे थे और कल जैसे ही कमरा सजाए हुए थे, जिनकी खुशबू ने कमरे की फ़िज़ा को खुशगवार और मानीखेज माहौल में बदल दिया था। मुझे नींद आ रही है, इनाया बोली तो दिलशाद ने एक आईब्रो रेज़ करते इसे देखा। नींद नहीं आ रही कोई तुम्हें, समझी? और चुप करके खड़ी रहो, वरना तुम्हारी नन्ही सी जान पर आज कोई रहम नहीं करूँगा मैं, दिलशाद ने घूर कर बोला तो
इनाया चुप हो गई। दिलशाद ने अपना चेहरा इनाया के चेहरे के करीब करते इनाया के लबों को फोकस बनाते इसके लबों को अपने लबों में कैद किया। लम्हा लम्हा दिलशाद खुद को सैराब करता चला गया, जबकि दिलशाद की शिद्दत भरे लम्स पर इनाया ने दिलशाद की टी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींचा। इनाया की उखड़ती सांसों को महसूस करते इनाया के लबों को आज़ादी बख्शी। दिलशाद ने चेहरे के हर नक्श को अपने लबों से छुआ और अपने लबों का रुख इनाया की गर्दन पर किया। दिलशाद की बढ़ती शिद्दतों और बेबाकियों को महसूस करते इनाया का चेहरा शर्म के एहसास से खून छलका देने वाला हुआ, जिसे खुमार आलूदा निगाहों से सर उठाकर देखते दिलशाद के लब मुस्कुराए। दिलशाद ने इनाया को बाहों में उठाते बेड का रुख किया। इनाया को नरमी से बेड पर लेटाकर दिलशाद पीछे होता अपनी शर्ट उतार कर दूर उछाल गया, जबकि इनाया की नज़र दिलशाद के सिक्स पैक्स पर जैसे ही पड़ी इसे अपने गले में कांटे चुभते महसूस हुए। दिलशाद के मसल्स का अंदाज़ा तो इसे पहले ही भी था, लेकिन सिक्स पैक से इनाया ने सोचते ही बेइख्तियार थूक निकला। दिलशाद को देखने लगी, जो आंखों में चमक लिए इसे इसी की तरफ आ रहा था। दिलशाद एक हाथ इनाया के सर के पास तकिए पर रखता, दूसरे हाथ से इनाया की नाइटी के गाउन की डोरी को खींच गया और वही हाथ सरकाता इनाया की कमर पर रखता इनाया के होंठों पर झुकने ही वाला था कि इनाया के मोबाइल का चीखना चिल्लाना मतलब रिंगटोन गूंजी। और इस रिंगटोन को तो दिलशाद पहचानता ही था, यही तो रिंगटोन थी जिसने दिलशाद के रोमांस का खानज़ादा एम्पायर में गला घोंटा था। इनाया की आंखें चमकी और अपने जैन भाई की कॉल का सोचते, लेकिन दिलशाद का मुंह कड़वे बादाम जैसा हुआ और वो सख्त गोरी से इनाया को समझा गया कि सोचना भी मत कि तुम्हारा भाई मेरे रोमांस का दुश्मन क्यों है। दिलशाद जल कर बोला तो इनाया ने दिलशाद को मुंह बसोर कर देखा। मेरे भाई को पता थोड़ी ना है कि ये आपका रोमांस का टाइम है, कोई काम होगा, मुझे कॉल तो पिक करने दें। इनाया ने हवस अपनी पोजीशन में ही दिलशाद से पूछा, जो इनाया के ऊपर झुका हुआ ही था, ना खुद उठ रहा था ना इनाया को उठने की इजाज़त दे रहा था। लिख कर रख लो, इसने जानबूझकर कॉल की है और कोई ज़रूरत नहीं कॉल पिक करने की। मुझे तुम्हारे भाई का फटा स्पीकर सुनने का कोई शौक़ नहीं, मुझे डिस्टर्ब मत करना अब। दिलशाद इनाया की बात और इसे घूरते हुए और फिर इनाया की गर्दन पर झुकते हुए बोला तो इनाया ने आंखें घुमाई, जिसे दिलशाद ने ऐसे इग्नोर किया जैसे इसकी बीवी ने कुछ किया ही ना हो। मोबाइल की रिंगटोन बंद हो गई थी, लेकिन जैसे ही दिलशाद इनाया की गर्दन पर अपने लब रखने वाला था, एक दफ़ा दोबारा रिंगटोन बजी और ये दिलशाद की आखिरी हद थी बर्दाश्त की। इसने खूनख्वार नज़रों से इनाया को सर उठा कर देखा और इसकी नज़रों की तपिश पाकर इनाया गड़बड़ाती हुई मुँह बना कर बोली, अब मुझे क्यों देख रहे हैं आप ऐसे? मैंने तो कुछ नहीं किया। इनाया मासूमियत से बोली तो दिलशाद ने इसके लबों को अपने लबों से छूते बेड से खड़ा हुआ और कदम ड्रेसिंग पर रखे इनाया के मोबाइल की तरफ बढ़ाए। इनाया दिलशाद की हरकत पर गड़बड़ाती, लेकिन फिर दिलशाद के कदम अपने मोबाइल की तरफ जाते देख इनाया का दिल उछल कर हलक में आया, कहीं अब दिलशाद दोबारा तो इसका मोबाइल नहीं तोड़ देगा। प्लीज़ मेरा मोबाइल नहीं तोड़िएगा। इनाया की आवाज़ पर दिलशाद ने मुड़कर इनाया को देखा और मुस्कुराया। ये तो वो भी जान गया था इनाया मोबाइल को बार बार दिलशाद के तोड़ने और सेटिंग से उकता चुकी है, लेकिन वो भी क्या करता बेचारा। गुस्सा ही दिलशाद साहब का इनाया के मोबाइल पर निकलता था। दिलशाद ने इनाया को देखते फिर एक लंबी सांस खींचकर हवा के सुपुर्द करते खुद को रिलैक्स किया और डेविल का नंबर देखते ब्लॉक लिस्ट में डाला और फिर कुछ सोचते आयत, महक, आयशा, हशाम और जैक के नंबर भी बारी बारी ब्लॉक लिस्ट में डाल चुका था, क्योंकि इनाया के मोबाइल पर फ़िलहाल तो कोई पासवर्ड था नहीं और पावर ऑफ करना नहीं चाहता था। हॉस्पिटल से कोई इमरजेंसी कॉल भी तो आ सकती थी और डेविल पर इसे पक्का शक था, वो ये कॉल सिर्फ दिलशाद को ही तपाने के लिए कर रहा है और आज सुबह वाली बात का बदला लेने के लिए। इसलिए वो अब इनाया को किसी के भी नंबर से कॉल कर सकता था। इनका रिश्ता एक दूसरे को तपाने के लिए बनाया गया था। डेविल साला होकर दिलशाद के लिए मुसीबत था तो दिलशाद बहनोई होकर डेविल के लिए अजाब। खैर, फिर दिलशाद ने कदम इनाया की तरफ बढ़ाए, जो बेड पर बैठी इसे अपनी तरफ आता देख रही थी। दिलशाद ने इनाया के बराबर में बैठते इनाया के बालों में पुश्त से अपना हाथ उलझाया और इनाया का चेहरा अपने करीब करते इसे अपने सीने पर गिराए। पुश्त के बल इनाया को अपने सीने पर लिए बेड पर लेटा। इनाया दिलशाद की कैद में बस इसकी कार्रवाई मुलाहिजा फरमा रही थी। जब दिलशाद इनाया के चेहरे से बाल हटाता इसके चेहरे को खुद पर झुका गया। इनाया के होठों से गर्दन तक का सफ़र करते दिलशाद ने इनाया को करवट के बल लिटाया और इनाया की गर्दन पर अपनी शिद्दत निशावर करने लगा। आई एम सो सॉरी, मेरी आवाज़ मैं ट्राई कर रही हूँ, बट गुजारा करें प्लीज़।
इनाया की गर्दन से शहरक पर लब रखते दिलशाद इनाया को सिसकने पर मजबूर कर गया। दिलशाद आगे कुछ करता कि दिलशाद के रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। खुमार आलूदा नज़रें उठाए दिलशाद ने इनाया को देखा, जो शर्म से लाल होती दिलशाद की तरफ ही भी नहीं दिलशाद की तरफ भी नहीं देख रही थी। दिलशाद मुस्कुराता उठा और इनाया की पेशानी पर लब रखने लगा। जब दरवाज़ा एक और दफ़ा नॉक हुआ, दिलशाद बदमज़ा होता बड़बड़ाया, पता नहीं सारी दुनिया मेरी रोमांस की ही क्यों दुश्मन बनी हुई है। दिलशाद के चले कटे अंदाज और बड़बड़ाहट को सुनते ही इनाया खिलखिला कर हंसी, जिसको दिलशाद ने घूरते पर सीधा करते इनाया के बालों को अपने हाथों से सेट करते इसके गाउन की डोरी को उड़साया और कदम नीचे रखते अपनी शर्ट उठाते पहनी और रुख दरवाजे की तरफ किया। दरवाज़ा खोलते दाहिम को अपने सामने खड़ा पाकर दिलशाद ने इसे खुनख्वार नज़रों से घूरा, जिस पर दाहिम किसी आना होता दांतों की नुमाइश करता इनाया की तरफ दरवाजे से साइड में जो बची हुई जगह थी जहाँ दिलशाद का वजूद नहीं था, वहाँ से पापा पापा चिल्लाता नीमा नीमा होकर जल्दी इनाया के पास दरवाजे का बॉर्डर और अपने भाई जैसे बुलडोज़र से बचते भागा, जिस पर दिलशाद इसकी तरफ लपका, रुक तू। लेकिन दाहिम जल्दी से इनाया के पास पहुंचता इसके पीछे हुआ। भाभी, मैं तो आपके भाई की बात करवाने के लिए आपसे आया था। इस शेर के बिल में अब इस नेकी के बदले आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे भाई फासद यहाँ से निकालें। दाहिम ने कहते ही इनाया के सामने अपना मोबाइल किया तो इनाया मोबाइल थाम गई। इनाया ने दिलशाद की तरफ देखा, जो इसे ही जताती नज़रों से देख रहा था, जैसे कह रहा हो, देख लो, मैंने कहा था ना, तुम्हारा भाई जानबूझकर कर रहा है ये सब। जिस पर इनाया ने गड़बड़ाते हुए जल्दी से मोबाइल कान से लगाया, जबकि दिलशाद दाहिम को खूनख्वार नज़रों से घूर रहा था कि दूसरों से क्या गिला जब भाई खुद का ही कमीना हो। जिस पर दाहिम ने भी लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ टिकाते दिलशाद को नज़रों से जताया, यही बात अगर मैं आपसे कहूँ तो सुबह मेरे साथ क्या किया था आपने? आपको तो हाँ, आपको तो लज्जा नहीं आई अपने कंवारे हैंडसम भाई को पिटवाते हुए, वो भी इसकी ही होने वाली बीवी से। दाहिम ने जताने के साथ साथ लज्जा वाली बात पर हाथ का इशारा भी किया था, जिसको दिलशाद समझता कंधे उठकाकर इसे अपनी दाएं हाथ की 2 उंगलियों से इशारा कर गया। मेरे बाप की आखिरी औलाद, अब तू देख तेरे साथ करता क्या हूँ मैं। जिस पर दाहिम अंदर से डर तो गया था, लेकिन बज़ाहिर औरतों की तरह करता सर झटक गया। जिस पर दिलशाद को अपने बाप की आखिरी औलाद पर टूटकर प्यार आया, लेकिन अभी जंग छिड़ी हुई थी तो प्यार नॉट अलाउड का बोर्ड खुद ही अपने दिल पर लगाते अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो मुस्कुरा कर अपने भाई से बातों में ऐसी मसरूफ़ थी जैसे जन्मों से इन दोनों बहन भाइयों ने एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनी हो, बात नहीं की हो। दिलशाद कदम उठाता इनाया के पास आया और इसे बिना समझने का मौका दिए मोबाइल लेता स्पीकर पर डाल गया और इनाया को आंखों से जताने लगा, मैं भी तो सुनूं, कौन सा ऐसा काम था जिस पर तुम्हारे भाई ने हमारे रोमांटिक मोमेंट का बेड़ा गर्क किया है। मोबाइल में से डेविल की आवाज़ गूंजी, प्रिंसेस आज खाने में क्या खाया आपने? डेविल बोला तो दिलशाद ने मोबाइल को ऐसे घोरा जैसे मोबाइल नहीं वो डेविल खुद हो, और इनाया की तरफ गर्दन मोड़ कर देखा, जो बेचारी मुस्कुरा भी ना पाई। किसी आनी होती, लेकिन दाहिम को हंसी का दौरा पड़ा अपने भाई की शक्ल देखकर, लेकिन वो खुद पर जब्त कर गया। दिलशाद ने इनाया को बोलने का इशारा किया, वो सुनना चाहता था, डेविल कहना चाहता है। भाई नोरेस का वलीमा था, वहीं डिनर किया। इनाया गड़बड़ाती जल्दी बोली तो डेविल की आवाज़ मोबाइल से गूंजी, इस सब्ज बिल्ले की शादी हो गई, खैर बड़ा ही बेमुरवत निकला, बुलाया तक नहीं हमें। डेविल ने हंसते हुए कहा तो दिलशाद ने इनाया को घूरा, नोरेस ने तो सबको ही इनवाइट किया था, तो इसका भाई क्या बोल रहा था? भाई इन्होंने आपको भाभी सबको ही इन्वाइट किया था, लेकिन आप भाभी के साथ मुल्क से बाहर थे, तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा और हशाम भाई को कहा था मैंने, लेकिन वो किसी एक केस में उलझे थे तो इन्होंने नोरेस को कॉल करके माजरत कर ली थी। इनाया बोली तो दिलशाद ने कहा जाने वाली नज़रों से इनाया को देखा, अपने भाई भाभी की तो बड़ी फ़िक्र है तुम्हें, लेकिन शौहर के डिस्टर्बेंस की कोई फ़िक्र नहीं, निकम्मी बीवी। जिस पर इनाया ने मासूमियत से अपना निचला होंठ हिलाया, जिसको दिलशाद ने सर झटक कर इग्नोर किया, और दाहिम तो अपने भाई भाभी के टैलेंट पर अशश कर उठा। इसे लगता था कि दिलशाद और इसमें ही फेस एक्सप्रेशन पढ़ने और आंखों आंखों से बातें करने का टैलेंट था, लेकिन दिलशाद तो हर किसी से ऐसे बात कर लेता था, जबकि अपनी भाभी पर तो इसे फ़ख्र हुआ। ना सिर्फ वो इसके खड़ूस भाई के साथ शुक्र से रहती थी, बल्कि इसके आंखों के इशारे भी समझती थी। दाहिम को तो हाले पर अफसोस भी हुआ, एक वो ही थी जो इसके आंखों के क्या मुंह से कही बात को भी दफ़ा दूर करती थी। अल्लाह प्यार भी हुआ तो इतनी बोरिंग लड़की से। दाहिम दिल में दुहाई देने लगा, फिर डेविल की आवाज़ पर सर झटक कर अपने ख्यालात की दुनिया से हकीकत में लौटा। मुझे बताया था शाम ने, बस तुम्हें यूं ही छेड़ रहा था, खैर चलो कोई नहीं, तुम्हारे देवर ने
तो स्पेशल इनवाइट किया है और इस छोटे खानज़ादा की शादी में तो डांस भी करने का हुक्म है तुम्हारे देवर की ही तरफ से, इसमें ही मुलाकात होती है, लेकिन हम मेहंदी शादी और वलीमे पर ही आ पाएंगे, दाहिम को इन्फॉर्म कर दिया था मैंने। डेविल बोला तो दिलशाद ने बेजारियत से रुख दूसरी तरफ फेरा। जब इनाया बोली क्यों भाई, निकाह और माइयों पर क्यों नहीं, जिस पर दिलशाद और दाहिम दोनों मुतवज्जा हुए। दाहिम को तो वजह बता दी थी डेविल ने, जब दाहिम ने इनाया से नंबर लेते डेविल को खास इनविटेशन दी थी, लेकिन वो इतना तो जान गया था कि डेविल अब दिलशाद के खिलाफ कुछ बोलेगा, जो बेचारा दाहिम तो हसरत ही कर सकता है। खैर, लेकिन बात दिलशाद को तो जाननी थी ना, अब इसलिए वो तो मुतवज्जा था। मुझे कुछ काम निपटाने हैं, मैं बिज़ी हूँ इन दिनों कुछ। डेविल बोला तो इनाया ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। पता तो था इसका भाई किसी का काम ठिकाने लगाने वाला होगा या अपने माफिया वर्ल्ड में कोई काम सर अंजाम देने वाला होगा। और वैसे भी तुम्हारे शौहर की सड़ी हुई शक्ल मुझे हजम नहीं होती ज़्यादा देर। डेविल बोला तो दाहिम ने अपना कहकहा जब्त किया, जबकि दिलशाद तंजिया मुस्कुराया। कुत्तों को देसी घी कहाँ हजम होता है। वल्लाह, दिलशाद वहाब खानज़ादा के पास तंज मारने की सलाहियत अल्लाह ने एक्स्ट्रा डाली है इस इंसान में। डेविल ने दिलशाद का तंज सुनते ही मुंह बनाते मोबाइल को घूरते हुए सोचा, जबकि इनाया ने दिलशाद को घूरा कि वो इसके भाई को कुत्ता बोल कैसे सकते हैं, जिसे दिलशाद डबल घूरी से नवाजते इग्नोर कर गया। देसी घी खाना ही क्यों है तुमने। डेविल ने दिलशाद का पैंतरा दिलशाद पर ही मुस्कुराते हुए पलटा, जबकि दाहिम ने बेड से कुशन उठाते अपने मुंह इसमें देकर अपना कहकहा जब्त किया। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, कुत्तों के नस्ली सरदार। दिलशाद ने भी हिसाब बेबाक किया, जबकि दाहिम का चेहरा हंसी जब्त करते सुर्ख होता जा रहा था, जबकि दिलशाद ने इनाया को आंखों से इशारा किया, देख लो अपने भाई को, नस्ली इंसान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और असली भी हूँ। डेविल ने दुबदू दिलशाद के कुत्ते कहने वाली बात को इग्नोर करते अपनी इज्जत बरकरार रखते बोला, जब दिलशाद मुस्कुराया और तवज्जो मोबाइल पर टिका दी। हम तो जैसे चाइना से लोड होकर आए हैं, दिलशाद ने कहा। तो अब दाहिम की बस थी। दाहिम का कहकहा गुंजा तो दिलशाद ने गर्दन मोड़कर दाहिम को देखा, जो इन साला बहनोई की बातें और तंज कैसे हंस हंस कर एंजॉय कर रहा था, जबकि दिलशाद के जलबुन कर किए तंज पर डेविल का भी कहकहा मोबाइल से गूंजा। लेकिन दिलशाद ने फिर इधर उधर नजरें दौड़ाई के इनाया को ढूंढे, जो कुछ देर पहले तो यही थी, अब कहाँ चली गई थी। जबकि दिलशाद की तलाश ख़त्म काउच पर हुई, जहाँ इनाया दोनों हाथ चेहरे पर टिकाए अपने शौहर और भाई के तंज से बेजार होती बैठी हुई थी। दिलशाद को इनाया को देखते इस पर टूट कर प्यार आया। अब फ़ोन बंद कर दो, अगर तुम्हारा और मेरे बाप की आखिरी औलाद का मुझे तंग करके सुबह वाला बदला लेने का प्लान नाकाम हो ही गया है तो। और अब हम दोनों मियाँ बीवी को डिस्टर्ब मत करना, वरना ये सरफिरा खानज़ादा अपनी बीवी को लेकर आज रात की फ़्लाइट से ही पेरिस चला जाएगा हनीमून के लिए, जिससे दाहिम की शादी तो रुकेगी ही, पर इसकी शादी पर ठुमके मारने का तुम दोनों का प्लान भी फ्लॉप हो जाएगा, बिल्कुल इस प्लान की ही तरह समझे। दिलशाद ने कहते ही फ़ोन बंद किया, जबकि डेविल जो ठुमकों वाली बात पर जला भुना बैठा था कुछ कहता कि टून टून की आवाज़ सुनते आंखें घुमा गया। इसका बहनोई हद से ज़्यादा ही कुछ चालाक था, जबकि दाहिम तो हंसता दिलशाद के मोबाइल इसकी तरफ फेंकने पर अपना मोबाइल कैच करता वहाँ से 9-2-11 हो गया। इस बेचारे की तो शादी कैंसिल होने वाली बात पर ही सांस रुकने लगी थी। अब वो मज़ीद अपने खड़ूस भाई से पंगा नहीं ले सकता था, जबकि दिलशाद इस दाहिम के जाते ही दरवाज़ा लॉक करता इनाया के करीब आया, जो दिलशाद की आंखों में दोबारा चमक को देखते अपने लिए राह फरार सोच रही थी। लेकिन दिलशाद ने इनाया का बाजू एकदम से थामते इसे खड़ा करते बिना समझने का मौका दिए अपनी बाहों में उठाता बेड की तरफ कदम बढ़ा गया। इनाया को बेड पर बिठाते अपनी शर्ट दोबारा उतारते लाइट्स ऑफ करता इनाया पर घटा की तरह छा गया। इनाया के गाउन की दोबारा डोरी खींचकर 2 उंगलियों से खोलते इनाया की पेशानी पर लब रखते, फिर इनाया की गर्दन पर झुकते इनाया को अपने वजूद में मुंह छुपाने पर मजबूर कर दिया। दिलशाद की बढ़ती रात के साथ मनमानियों पर इनाया मज़ाहमत करती, लेकिन फिर दिलशाद की मोहब्बत में बढ़ती शिद्दतों को देखती दिलशाद की बेबाकियों से समझ गई थी आज राह फरार मुमकिन नहीं, इसलिए खुद को दिलशाद के रहमो करम पर छोड़ती सारी मज़ाहमत तर्क कर गई। आज इनके रिश्ते को भी एक मंजिल मिल गई थी। दूसरी जानिब दाहिम ने हाले के लिए अपने घर के टेरेस पर एक स्टेज सेट किया था। इसका इरादा तो हाले को बाहर लेकर जाकर सरप्राइज़ देने का था, लेकिन ज़रिश बेगम ने हाले को अब कहीं भी जाने से मना किया था, क्योंकि अब हाले और दाहिम का जो निकाह होने वाला था। इसलिए दाहिम ने सबसे छुपा कर टेरेस पर हाले के लिए लिली और वाइट गुलाब से सेटअप तैयार किया था, जो छोटी छोटी वाइट और गोल्डन लाइट और वाइट ही जालीदार पर्दों से सजा था, और रेड बलून्स पर दिल की शेप से सजी एक वॉल पर बीचों बीच वाइट लाइट्स अल्फ़ाबेट से सजा लिखा था, फॉर द लेडी दाहिम खानज़ादा आई लव द मोस्ट फॉर एवर एंड एवर मिसेस हाले दाहिम खानज़ादा टू बी।
इस मंज़र को ठंडी हवाओं ने और दिलकश बना दिया था। हाले को दाहिम ने टेरेस पर आने का मैसेज किया था और ख़ुद अचानक डेविल की कॉल आने पर दिलशाद की रूम की तरफ चल दिया था। हाले बहुत नखरे करती दाहिम की मिन्नत समाजतों के बाद राज़ी हुई थी। इसे दाहिम ने क्या कहा था, वो सॉरी कहना चाहता है इसलिए बुला रहा है इसे, लेकिन यहाँ आकर इतने हसीन मंज़र में वो खो ही गई। अल्लाह ने इसे बेशक बेहतरीन से नवाजा था। हाले वाइट पैरों को चूती नई तर्ज की फ़्रॉक में बालों को खुला पुष्ट पर छोड़े फ्रेश सी लग रही थी। वो तो अभी फ्रेश होकर ही निकली थी। हाले इस मंज़र को देखती अपनी सोचों में मुस्कुराहट लिए गुम हो गई। हम सफ़र वो होता है जो माज़ी जानने के बाद हाल में आपके साथ हो, जैसे हाले आफरीदी के लिए दाहिम खानज़ादा, जो आपकी पहली मोहब्बत जानने के बावजूद आपको अपनी आखिरी मोहब्बत की तरह चाहे, जो आप पर अपनी आखिरी सांस लुटाने को भी तैयार हो। लेकिन दाहिम खानज़ादा हर किसी के नसीब में तो नहीं होता ना। हाले को दाहिम से अब मोहब्बत होने लगी थी। वजह दाहिम की इतनी मोहब्बत और इज़्ज़त देना थी, लेकिन वो कभी दाहिम के सामने इस चीज़ का इकरार नहीं करना चाहती थी। इसे दाहिम की बेचैनी बहुत भाती थी। हाले अपनी सोचों में गुम थी जब दाहिम के कदमों की आवाज़ इसे अपने करीब आती सुनाई दी। दाहिम टेरेस पर आया तो हाले की पुश्त को मुस्कुराते हुए देखे और कदम उठाता हाले के करीब आया। हाले ने गर्दन मोड़कर मुस्कुराती आंखों से दाहिम को देखा, जो सीने पर हाथ फोल्ड किए इससे कुछ फासले पर खड़ा इसे ही देख रहा था। ठंडी हवाएं सारे माहौल को और खुशगवार हैरत में डाल गईं। कैसा लगा तुम्हें? दाहिम की आवाज़ ने इस खामोशी को तोड़ा, जिस पर हाले दिल खोल कर मुस्कुराई। बहुत अच्छा, ये सब तुमने कब किया? हाले ने दाहिम से पूछा, जो इसके सवाल पर मुस्कुरा गया। ये वो जानती थी दाहिम सुबह लेट उठा था और फिर पूरा दिन बिजी रहा। फिर ये सब दाहिम ने कब और कैसे किया? वो छोड़ो, तुम ये बताओ, होने वाली बेगम साहिबा, कैसा लगा सरप्राइज़ और मुझे माफ़ी मिल सकती है? दाहिम ने बोला तो हाले मुस्कुराई और आंखें सुकेड़ कर दाहिम को देखने लगी। मुझे पता है दाहिम, तुम दोबारा कोई ना कोई हरकत फिर कर दोगे, तो माफ़ी क्यों मांग रहे हो? हाले ने दाहिम से कहा, जिस पर दाहिम का कहकहा गूंजा। नॉट बैड, मुझे तो लगा था मेरी होने वाली बेगम को मुझे समझना पड़ेगा अभी, लेकिन तुम तो माशाल्लाह काफ़ी समझ गई हो मुझे। दाहिम मुस्कुराते हुए बोला तो हाले ने सर झटका। तुम्हारी तो रग रग से वाकिफ़ हूँ मिस्टर दाहिम खानज़ादा, जब से मैं ख़ुद को भी नहीं जानती थी। हाले ने मुस्कुरा कर कहा तो दाहिम को अपना और हाले का बचपन याद आया, क्योंकि हाले का इशारा भी बचपन से लेकर अब तक दाहिम की शरारतों की तरफ ही था। कैसे वो हाले को छेड़ता तंग करता रहता था और हाले कभी इसका मुकाबला करती थी तो कभी इसकी शिकायतें दिलशाद और वहाब साहब को लगाती, तो कभी ज़रिश बेगम से इसके कान मरोड़वाती। दोबारा तो करूँगा मैं, क्योंकि दाहिम खानज़ादा पानी के बगैर तो ज़िंदा रह सकता है, लेकिन हाले अफरीदी को तंग किए बिना तो मुझे अगली सांस भी शायद। दाहिम मुस्कुराता हुआ और भी कुछ बोलता कि हाले ने इसके बाजू को पकड़ा और इसे खफा नज़रों से घूरने लगी। हाले के अचानक दाहिम के बाजुओं को दोनों हाथों से पकड़ने पर दाहिम के दिल ने एक बीट मिस की। दाहिम बिना पलकें झपकाए हाले को देखने लगा, जो दाहिम को खफा नज़रों से हवा से उड़ती जुल्फ़ें लिए जो इसके चेहरे को छू रही थीं, इसे ही घूर रही थी। और फिर दाहिम मुस्कुराया और दाहिम की मुस्कुराहट देखते हाले ने अपने हाथ हटाते दाहिम से कुछ साइड पर होती रुख फेर गई। अरे अभी तो पहली ख़ताओं के लिए तुमने मुझे माफ़ नहीं किया और फिर नए सिरे से खफा हो गई, दाहिम बोला तो हाले ने फिर इसकी तरफ देखा। पता नहीं क्यों दाहिम की बात सुनते हाले की आंखें खफगी से खुद ही नम हो गईं, जबकि हाले की नम आंखों को देखते दाहिम परेशान होता इसे मनाने के लिए दोनों हाथों से कान पकड़ गया। देखो हाले, मैं अब नहीं करूँगा ऐसी बात, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। तुम रोना नहीं प्लीज़, दाहिम बोला तो दाहिम को कान पकड़े देख हाले मुस्कुराई और दाहिम के दोनों हाथ नीचे कर गई। हाले के मुस्कुराने पर दाहिम की जैसे जान में जान आई। आइंदा ऐसे अल्फाज निकाले ना अपने लिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हाले ने दाहिम को उंगली उठाते वार्न किया तो दाहिम ने दोनों हाथ सरेंडर की करते जैसे हाले को यकीन दिलाया कि आइंदा नहीं बोलूँगा ऐसा कुछ भी, और फिर बोला, तुम मुझे अपनी मोहब्बत में मुब्तला करके पहले ही मार चुकी हो। दाहिम ने मुस्कुराते हाले से हाथ नीचे करते दिल के हाथों मजबूर होकर कहा तो हाले बेख्तियार खिलखिला कर हंस दी और दाहिम महविया से इसे देखने लगा। तुम हंसती मुस्कुराती बहुत अच्छी लगती हो हाले, दाहिम बोला तो हाले ने पहले दाहिम की तरफ और फिर आसमान की तरफ चांद को देखा। तुम मुझसे कब से मोहब्बत करते हो दाहिम? हाले के सवाल पर दाहिम मुस्कुराया। शायद तब से जब से मैंने तुम्हें पहली दफ़ा अपने मामा बाबा के लिए रोते देखा था, दाहिम बोला तो हाले इसे देखने लगी बेयकीनी से। वो तो कभी भी अपने मामा बाबा के लिए किसी के सामने नहीं रोए, सिवाय तब जब वो
10 साल पहले यहाँ आई थी और यहाँ आते ही पहले ज़रिश बेगम के गले लगते बेतहाशा रोई थी जब वो हाले को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। हाले को इनकी शफ़क़त और मोहब्बत देखते अपनी माँ याद आई थी और वो तो आज से 10 साल पुरानी बात है। लेकिन तब तो दाहिम खुद बहुत छोटा था। ये कितने अरसे पहले की बात है दाहिम? हाले ने बेख्तियार सांसें रोक कर पूछा। 10 साल, दाहिम ने मुस्कुराते चाँद को देख कर बोला और हाले को लगा इसकी सांसें थम गई हैं। ये शायद कब से इससे मोहब्बत करता है लेकिन कभी इसने इजहार नहीं होने दिया। वो तो नोरेस के लिए इससे एतराफ़ कर चुकी थी और ये शख्स तब भी कुछ नहीं बोला। तब इसने हाले को नोरेस से बात करने का कहा था, इकरार करने का कहा था। वो तो समझी थी ये तो इंसानियत में आला ज़र्फ़ शख्स है लेकिन ये तो मोहब्बत में भी पायदार निकला। हाले दाहिम को देखने लगी जो महवियत से चाँद को देखे जा रहा था। हमेशा शरारतें करने वाला शख्स 10 साल से एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ़्तार था। इस लड़की की मोहब्बत में जो किसी और से मोहब्बत करती थी। तुम्हें नफ़रत नहीं होती हुई मुझसे कभी? मैं किसी और को चाहती थी, हाले ने खुद को कहते सुना। दाहिम ने रुख मोड़ कर हाले को देखा जो इसे ही देख रही थी। मोहब्बत से अगर नफ़रत हो जाए तो वो मोहब्बत नहीं सिर्फ दिल लगी होती है। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया और देखो परसों इस इंतज़ार का सिला मुझे तुम्हें अपना महरम बनाने की सूरत में मिल जाएगा और अब मैं चाहता हूँ तुम्हारे लबों पर माजी की कोई बात ना आए, मेरे अलावा कभी किसी का नाम ना आए, तुम बस मेरा ज़िक्र किया करो। हाले दाहिम मुस्कुरा कर बोलता गुलाब का खूबसूरत सा एक लाल फूल अपने अपर से निकालता घुटनों के बल बैठता हाले के सामने कर गया। हाले दाहिम की बात सुनती मुस्कुरा गई। वो समझ गई थी कि अब इनके रिश्ते में ना माजी की जगह है ना गुंजाइश। और फिर दाहिम की हरकत पर दाहिम को नासमझी से घुटनों के बल बैठता देखने लगी। मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है हाले आफरीदी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दाहिम ने मोहब्बत पाश अंदाज में हाले को प्रपोज़ करते खुद हंसते हुए कहा जिस पर हाले खिलखिला कर हंस दी। इसकी हंसी की वजह तो दाहिम भी जानता था, इसीलिए तो खुद अपनी हरकत पर खुद ही हंस रहा था। तुम दुनिया के पहले शख्स हो जो निकाह से एक दिन पहले अपनी होने वाली बीवी को प्रपोज़ कर रहा है। हाले बोली तो दाहिम ने प्रपोज़ सिचुएशन में ही कंधे उचकाकर हाले के शर्मिंदा करने को खैराबाद किया। वो दाहिम खानज़ादा था, वो कुछ भी कभी भी कर सकता था और तुम दुनिया की वाहिद औरत जो प्रपोज़ होने पर मुस्कुराने की बजाय दांतों की नुमाइश करती हंसे जा रही है। दाहिम वहाब खानज़ादा मजाल है जो इतने रोमांटिक सीन में भी अपनी शरारतों से बाज आ जाए। तुमने मुझे औरत बोला दाहिम? हाले सदमे से चीखी और इतना ज़ोर से चीखी थी कि दिलशाद और इनाया जो अपनी मोहब्बतों में गुम थे वो भी चौंके। इनाया ने हैरानी से दिलशाद को देखा जबकि दिलशाद ने इससे कहा। दाहिम ने हाले को प्रपोज़ करने के लिए टेरेस पर सेटअप किया था और अब यकीनन दाहिम ने हाले को कुछ कह दिया होगा इसीलिए चीख रही है। खैर तुम इनको छोड़ो, मुझ पर गौर करो, दिलशाद इनाया को समझाता फिर मोहब्बत पाश लहजे में बोला जिस पर इनाया शर्म से लाल हुई तो दिलशाद ने इनाया को अपनी बाहों में कैद किया। वो तो अच्छा था वहाब साहब और ज़रिश बेगम का रूम ग्राउंड फ्लोर पर था, वरना आज दाहिम वहाब साहब के हाथों लाजमी शूट हो जाता। आखिर इन्हें मोहब्बत ही इतनी थी अपनी हाले से। यार औरत को औरत ही बोलूँगा ना। नाना पाटेकर तो बोलने से रहा। दाहिम एक हाथ से अपने कान को हाले के चीखने की वजह से मसलते हुए बोला जिस पर हाले ने दाहिम को घूर कर देखा और मुंह फुला गई। अच्छा सॉरी मेरी परिस्तान की मलका, अब नहीं बोलूँगा तुम्हें औरत, अब प्लीज़ प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लो वरना निकाह मुझे व्हील चेयर पर करना पड़ेगा। दाहिम मिन्नत करता बोला तो हाले ने इसे देखा। पक्का नहीं बोलोगे दोबारा? हाले ने कमर पर दोनों हाथ रखते जैसे कन्फर्म करना चाहा, जिस पर दाहिम ने जल्दी इस बात में सर हिलाया तो हाले ने दाहिम के हाथ से गुलाब थामा जिस पर दाहिम सर झटकता मुस्कुरा कर सीधा हुआ। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है, दाहिम ने कहा तो हाले गुलाब की खुशबू को अपने अंदर बसाती दाहिम की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी जिस पर दाहिम ने टेरेस के एक कोने की तरफ इशारा किया जहाँ लाल रंग के कपड़े के नीचे कुछ था। हाले कदम उठाती इस तक पहुँची और फिर पलट कर दाहिम को देखने लगी जिसने हाले को कपड़ा हटाने का इशारा किया। हाले ने गर्दन सीधी करते कपड़ा हटाया तो वहाँ एक खूबसूरत वाइट गोल्डन कलर का लहंगा था जिस पर खूबसूरती से क्रिस्टल गोल्डन नगीनों से सोने की कढ़ाई नफासत से की गई थी जिसे देखते हाले कुछ लम्हे साकत रह गई। दाहिम से नाराज़गी की एक और वजह ये भी तो थी कि इसने बुटीक वाला लहंगा हाले को नहीं लेने दिया था और हाले को अभी तक इस लहंगे के अलावा निकाह के लिए कोई ड्रेस पसंद भी तो नहीं आई थी, जिस पर ज़रिश बेगम और इनाया परेशान थीं। बाकी शादी की कुछ चीज़ों के अलावा इसकी शॉपिंग कंप्लीट थी जिन्हें वो कल जाकर लेने वाली थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि दाहिम ने इनाया और ज़रिश बेगम को खुद निकाह के हाले के ड्रेस के लिए मना किया था, ये कहकर के ये हाले के लिए सरप्राइज़ होगा तो इसे सिलेक्शन में ही बिज़ी रहने दें।
ये तुम्हारे लिए हमारे निकाह का लहंगा है, मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। दाहिम ने कहा तो हाले अपनी पुश्त पर दाहिम की आवाज़ सुनते सकते में ही पलटी और दाहिम को देखने लगी। पसंद? ये बहुत खूबसूरत है, मैंने आज से पहले कभी इतना खूबसूरत लहंगा नहीं देखा। ये बहुत बहुत खूबसूरत है दाहिम। हाले के बोलने पर दाहिम मुस्कुराया। अगर मुझे पता होता तुम नाराज़ करने के बाद ऐसे मनाओगे, मैं अपना खून खुशी खुशी जलाती। हाले खिलखिला कर बोली तो दाहिम ने इसकी बात पर मुँह बसोरा। अब ज़्यादा फ्री नहीं होना। दाहिम के अंदाज़ पर हाले फिर खिलखिला दी तो दाहिम मुस्कुराता हाले का ड्रेस लेते हाले के पीछे पीछे टेरेस की सीढ़ियाँ उतरते, इसे इसके कमरे में रखते अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा गया। ओके, तो अब नेक्स्ट पार्ट में आई थिंक इनका निकाह होगा। देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए दुआ में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और मेरे गले के लिए दुआ करें कि मेरा गला ठीक हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।